तो हर हर महादेव बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो अच्छी बात है। तो आज ये अपना इंडियस 8 भी पूरा हो जाएगा। तो हम लोगों ने सारे इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। और अब बस कुछ ही क्वेश्चन बाकी रह गए हैं जो हम लोग इसी क्लास में उसको कर लेंगे। देखो, आगे क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि इंडिया से 8 आपको रिवाइज करा दूँ। देखो, इसका नाम क्या था? अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। सर, ये एएस हम लोग पढ़ के आए हैं, लेकिन सर हम कुछ एएस छोड़ के भी आए थे जिसमें ये एएस हमारा था। तो आप हमें फिर से पढ़ा दीजिए इंडियस 8, हमें शुरू से पढ़ा दीजिए। तो ठीक है बच्चों, मैंने कल भी आपको एकदम बेसिक से ही पढ़ाया था, मतलब अपनी इसके पहले वाले लेक्चर में। तो आज फिर से मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो था क्या इसमें। इसमें सीधा था, मैंने आपको एक चीज़ मैं आपको एकदम सबसे पहले लेक्चर पे लेके गया था कि बच्चों जो इंडियास आया उसका सबसे मेन एक रीज़न था कि एएस रूल 2006 तो चल ही रहा है। इंडियास आने का मेन रीज़न ये था कि बच्चों कंपैरिजन हो सके, कि अगर बाहर के कोई इन्वेस्टर है वो अगर किसी बैलेंस शीट को समझना चाह रहे हैं तो ये तभी समझ पाएंगे जब वो उनकी भाषा में, उनके नियम कानून के हिसाब से अगर चली आ रही है। तो जाहिर सी बात है वो अपने देश की बैलेंस शीट को किसी दूसरे देश की बैलेंस शीट से कैसे कंपेयर कर पाएंगे। तो इन डेयर्स को देखते हुए, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते हुए वो उसको ट्रेंड को देखते हैं, कंपैरिजन कर पाते हैं। तो केवल एक ही ये एम था कि भैया कंपैरिजन अच्छे से हो सके, ट्रांसपेरेंसी हो सके। ठीक है। तो फिर ठीक है सर। फिर इसके बाद आता है सर कि कुछ कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी होती है कि जो क्या होती है सर, प्रिंसिपल्स एंड होती है, जो मेथड्स होती है जो कि यूज होती है प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर दिख सके। सर, जरूरी है अकाउंटिंग पॉलिसी, जरूरी है आपका जो है अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करना? तो हाँ बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लोग कोई अगर एंट्री गलत भी कर देते हैं तो हम लोग वहाँ कट नहीं करते, क्योंकि सारे कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपने पढ़ा हुआ है बचपन में, तो उसमें था कि हम लोग उसकी रिवर्स एंट्री डाल के ठीक करते हैं। ठीक है सर। तो सर कभी कभी अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज भी होता है सर? बिल्कुल होता है सर। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज होता है तो सर हम लोग इसको रेट्रोस्पेक्टिवली करेंगे। सर क्यों रेट्रोस्पेक्टिवली करेंगे, क्यों पिछले साल का करेंगे बच्चों? इसलिए पिछले साल का करेंगे क्योंकि क्योंकि आपका कंपैरिजन सही सही हो पाए करंट ईयर से। अगर इस साल आप जो है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन फीफो से कर रहे हो और पिछले साल आप वेटेड एवरेज से कर रहे थे, तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे कि बिजनेस की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, बिजनेस की जीपी रेशियो क्या है, एनपी रेशियो क्या है, इन सब में ट्रेंड क्या है, ग्रोथ फैक्टर कैसे आप देखोगे? नहीं देख पाओगे। तो इसीलिए कंपैरिजन पर्पस के लिए आपको रेट्रोस्पेक्टिवली बैलेंस शीट बनाना होगा इन केस ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, नॉट चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। सर चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होता है तो हम लोग रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं करते हैं चेंजेस? नहीं सर, रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब होता है बच्चों कि आपको पिछले साल से बैलेंस शीट को चेंज करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है कि सर आपको करंट ईयर से आगे के साल तक, आगे के साल में चेंज करना है। पिछले साल जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ। अब आगे क्या करना है, करंट ईयर क्या करना है, उसको आपको देखना है। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो एस्टिमेट्स होता है वो कुछ न कुछ अजम्पशन, कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ न कुछ एविडेंस के आधार पे अजम्पशन लिया जाता है, उसी को एस्टिमेट्स कहते हैं। जैसे कि आपको लग रहा है कि प्रोविजन का जो प्रोविजन बनना चाहिए आपको 5% बनना चाहिए, लेकिन इस साल आपको लग रहा है कि 10% प्रोविजन बनना चाहिए। तो सर यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है उस समय की जो एविडेंस थी वो बताती थी कि 5% बनना चाहिए, अब बता रही है कि 10%। सर इट इज नॉट अकाउंटिंग पॉलिसी। एस्टिमेट्स कैन बी चेंज इन एनी ईयर। ठीक है। जैसे कभी अगर आपको लगता है कि सर हमारी मशीनरी सर हम उसको इतना यूज कर रहे हैं कि वो बस 10 साल चलेगी। अगले साल आपने क्या किया, आपने एक और मशीन ले लिया जिससे क्या हुआ कि पुरानी मशीन पे लोड कम होने लगा। तो अब आपको लग रहा है कि नहीं नहीं सर, ये पूरा अगर शुरू से देखा जाए तो ये 12 साल चलेगी, मतलब 2 साल और चल जाएगी। तो सर ये आपका कुछ इंफॉर्मेशन एंड मतलब एविडेंस के आधार पे एस्टिमेशन होता है। सर इट इज नॉट अ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और सर इसका हम लोग पिछले साल इसलिए चेंज नहीं करते क्योंकि सर वो जो बेसिस पे एस्टिमेट्स किया गया था वो उस समय वैलिड था, उसको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। सर ऐसे तो अकाउंटिंग पॉलिसी भी वैलिड है। सर वैलिड तो है लेकिन कंपैरिजन पर्पस के लिए आपको उसको रीड्राफ्ट रीस्टेट करना पड़ेगा। सर ऐसे एस्टिमेट्स को क्यों नहीं करना होता? क्योंकि सर एस्टिमेट इज नॉट योर अकाउंटिंग पॉलिसी। एस्टिमेट इज जस्ट एन एस्टिमेट। सर वो क्या है, एक अजम्पशन है कि एक इंफॉर्मेशन, एक एविडेंस के आधार पे आपने वो लगाया था, आप मैनेजमेंट के जो जजमेंट के आधार पे वो हुआ था। ठीक है सर। फिर आपने सर हम लोगों को एरर एंड रेक्टिफिकेशन भी बताया था। देखो, एरर अगर कोई भी होता है
जाहिर सी बात है बच्चों, अगर कोई पिछले साल की एरर है जो करंट ईयर में आती है तो सर हम उसका रेक्टिफाई करेंगे करंट ईयर में, और एरर का भी रेक्टिफिकेशन करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस से करते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि एरर पिछले साल से पहले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का होता है, प्रीवियस ईयर का नहीं, करंट ईयर का नहीं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का होता है। तो इस केस में क्या होता है बच्चों की जो आपकी प्रीवियस ईयर है, लेट्स टेक एग्जांपल, अगर आपका करंट ईयर 23-24 है तो आपका प्रीवियस ईयर हुआ 22-23, और अगर एरर आपकी जो है, एरर आपकी 21-22 की है, तो जो आपका 21-22 का क्लोजिंग बैलेंस है वही चल के आया होगा ओपनिंग बैलेंस 22-23 में। तो जो आपका ओपनिंग है वो ही गलत है। कंपैरिजन जब आप करोगे 23-24 का 22-23 से, तो उसमें जो ओपनिंग आ रहा है वही गलत है, तो करंट ईयर का ही रीस्टेट हो गया, रीस्टेट करना पड़ा, मतलब जो प्रीवियस ईयर है उसको ही रीस्टेट करना पड़ेगा। और उसको रीस्टेट करने के लिए आपको सर ओपनिंग बैलेंस को भी ठीक करना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस को ठीक करने के लिए क्लोजिंग बैलेंस ठीक करना पड़ेगा, यानी 21-22 का भी बैलेंस शीट आपको बनाना पड़ेगा एज ऑन 1 अप्रैल 2022। सर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों आपकी जो ओपनिंग बैलेंस है वो गड़बड़ है। सर बस यही था। हाँ बच्चों यही था। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी कब कब मानेंगे? देखो मैंने बच्चों आपको बताया था कि अगर अगर इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है कि पीछे कुछ और था, इस बार कुछ और है, कोई वैलिड ग्राउंड है, अगर ऐसा कोई वैलिड ग्राउंड दे रहा है तो सर आपका मतलब ये हुआ कि उस समय कुछ और जजमेंट लिया गया था, उस समय के एविडेंस के आधार पे। अब एविडेंसेस के आधार पे सर कुछ और जजमेंट लिया जा रहा है, तो सर इट्स जस्ट अ एस्टिमेट, इट इज नॉट अ अकाउंटिंग पॉलिसीज। सर अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज कब करते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर 3 कारण है जिससे हम लोग अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। पहला, अगर आपका कोई इंड एस बोल रहा है तो। दूसरा, अगर आपका लॉ बोल रहा है तो। तीसरा, आप वॉलंटरी भी कर सकते हैं, बट आप जो है मोर रिलायबल एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए, मतलब आपकी जो है रिपोर्टिंग अच्छी हो जाएगी, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर ट्रू एंड फेयर लगेगा, तो इस वजह से आप कर सकते हैं। सर रिलायबल और रेलिवेंट में आपने क्या बताया था कि न्यूट्रल होना चाहिए, सब्सटेंस ओवर फॉर्म होना चाहिए, फैक्टर मोर इंपॉर्टेंट इन लॉ, और सर आपका प्रूडेंट होना चाहिए, और सर आपने बताया था कंप्लीट इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट होना चाहिए। सारे चीज़ों को देखते हुए आपका रिलायबल और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन यूजर तक प्रोवाइड कराना चाहिए। तो सर हम लोगों ने यही पढ़ा था, बिल्कुल बच्चों हम लोगों ने यही पढ़ा था। अगर आपको नहीं लगता तो आप एक बार देख लो। ठीक हो। अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्शन, अगर सिलेक्शन में मैंने बताया था कि अगर बच्चों आपके पास कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसी दी हुई है तो आप उसको फॉलो करो, नहीं दी हुई है तो अपना जजमेंट लगाओ। जजमेंट में क्या देखोगे? मोर रिलेवेंट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो, जिसमें आपका क्या हो कि न्यूट्रल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी आपको कंसिस्टेंसी अप्लाई करनी है, हमेशा चेंज नहीं करते रहना है, क्योंकि ऐसे ट्रू एंड फेयर नहीं दिखेगा, कंपैरिजन भी पॉसिबल नहीं रहेगा। कब कब आप चेंज करते हो? एक चीज़ मैंने आपको भी बातों बातों में तो बताया ही होगा कि अगर कोई इवेंट ट्रांजेक्शन या कंडीशन पिछले बार अलग थी, उसका बेसिस अलग था, इस बार अलग है, तो सर अगर इसकी जो पॉलिसी चेंज हो रही है तो इट इज़ नॉट अकाउंटिंग पॉलिसी, क्योंकि सर उसका ग्राउंड ही अलग है ना। पहले आप कुछ और बेसिस लेके कर रहे थे, अब कुछ और बेसिस कर रहे थे, या मान लो वो पीछे थी ही नहीं। जैसे अगर माइनर फायर लगी हुई है और इस बार लगी हुई है, इस बार नहीं लगी है, तो सर वो पीछे थी ही नहीं ना, इसलिए वहां की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफेक्ट हुई है। मतलब अगर करंट ईयर फायर लग रही है, पिछले साल तो थी ही नहीं, तो सर इस साल आप उस पर जो अलग ट्रीटमेंट कर रहे हो तो इट्स नॉट अ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है सर। तो सर आपको इसका इफेक्ट कैसे देना है? इसका इफेक्ट सर आपको प्रीवियस ईयर के, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने आपको लिखवाया भी दिखाया भी था कि भैया प्रीवियस ईयर में आपको इसको करना है, ताकि करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस सही सही आ सके। एस्टिमेट्स मैंने आपको बताया था कि क्या क्या है बच्चों, इसको जो है करंट ईयर के और फ्यूचर ईयर में दिखाना होता है सर। रेक्टिफिकेशन इसका भी मैंने आपको बताया था कि बच्चों इसका भी आपको जो है प्रीवियस ईयर में आपको दिखाना होता है। ठीक है। बस खत्म। एक चीज और था, ये एक नया पॉइंट था कि अगर कोई जो है ये वाला पॉइंट, अगर कोई न्यू इंडियस आ रहा है बच्चों जो अभी इफेक्टिव नहीं हुआ है, तो उसका आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या प्रभाव होगा फाइनेंशियली जब से वो अप्लाई होगा, जब जब भी इनिशियल वो अप्लाई होगा, क्या उसका इफेक्ट होगा, ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उसको नेग्लेक्ट कर दो, आप उसको छोड़ दें। सर आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते, आपको सब कुछ दिखाना होगा। तो आ जाइए सर, हम लोग अपने जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको भी करके खत्म कर देते हैं। सर कर ले क्या? बिल्कुल। पानी पी लूँ मैं?
सर मत पीजिए आप पानी। अरे ऐसे कैसे यार, क्या बात कर रहे हो तुम? रिकॉर्डिंग हो रही है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तेरे दर्द में दिल आ बांध रहा, कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। क्या हुआ सर, कुछ मैटर गंभीर लग रहा है आपका? शांत हो जाओ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी। देखो क्या लिख रहा है, देखो क्या लिखा है। द फॉलोइंग एरर occurred in preparation of A Limited's financial statement for the immediately preceding financial year। इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हुआ? क्या ये प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है? मतलब क्या ये करंट ईयर की बात कर रहा है? सर नहीं। क्या ये प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है? नहीं। सर इसके पहले जो प्रीसीडिंग ईयर है, सर ये उसकी बात कर रहा है। तो इस साल क्या हुआ है सर? कुछ गलतियां हुई हैं ए लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। मतलब पिछले लास्ट के लास्ट ईयर, मतलब पिछले तीसरे साल में आपकी गलती हुई है। क्या हुई है सर? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अंडर स्टेटेड बाई एन अमाउंट इक्वल टू 0.30% ऑफ सेल। वो बोल रहा है कि जो डेप्रिसिएशन आपने प्लांट एंड मशीनरी पे चार्ज किया था, वो अंडर स्टेटेड है, मतलब वो कम चार्ज किया है। कितना? 0.30% ऑफ सेल। इसका मतलब अगर आपका 1 लाख का सेल है, तो सर 0.30% आपका कितना आता है सर? 0.30% सर आपका कितना आता है सर? सर आपका ये है, ये हटा लो, ये इससे मल्टीप्लाई कर लो, सर आपका कितना हो जाएगा सर? 300 हो जाएगा सर। क्या बात कर रहे हैं सर, 300 कैसे हो जाएगा सर? अरे यार 300 ही होगा, मुझे तो 300 ही आ रहा है, तुम्हारा कितना आ रहा है? देख लो सर, मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। सर आप क्या छोटा मोटा कैलकुलेशन आप ऐसे कर लेते हैं सर, आपको तो ऐसे ही कर लेना चाहिए। सर 300 आ रहा है सर। 1 लाख रुपए की सेल पे आपने डिप्रिसिएशन 300 से कम चार्ज कर लिया। अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था? कुछ मैटेरियलिटी का भी नाम आपको बताया था कि अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंजेस, देखो चेंजेस अकाउंटिंग पॉलिसी तो एक अलग बात है, यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि सर एरर है, सर गलती है, तो गलतियों का रेक्टिफाई करना पड़ेगा, लेकिन मैटेरियलिटी को भी ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। सर 1 रुपए भी कीमती होती है, अच्छा ठीक है होती है, ठीक है, मत घबराओ। तो सर है, ठीक है, मतलब मटेरियल तो नहीं लग रहा है मुझे कि यहाँ पे मटेरियल है, क्योंकि यहाँ सेल की फिगर भी नहीं दी हुई है, तो हम इसको अप्रोप्रिएट मटेरियल है या नहीं है नहीं कह सकते। सॉरी। अभी देखो क्या लिखा है, वारंटी प्रोविजन अंडर स्टेटेड बाय एन अमाउंट इक्वल टू 0.15 ऑफ द सेल। वो बोल रहा है कि जो आपने वारंटी वारंटी प्रोविजन आप देते हो ना यार, सेल किया हुआ है तो आप वारंटी भी देते हो कि अगर कुछ हुआ तो मैं ऐसा वैसा करूंगा, आओगे तो कुछ भी बनाऊंगा ना होगा नहीं, ऐसा रियल में ही होता है, बस वारंटी प्रोविजन वारंटी देते हैं सब। ठीक है, वो बोल रहा है कि 0.15% ऑफ सेल का आपने क्या किया? कम रिकॉर्ड किया, ये भी अंडर स्टेट किया है सर। तो सर ये भी आपने प्रोविजन को भी कम रिकॉर्ड किया है, और ये बोल भी रहा है कि सर ये सारी गलती हुई है। अच्छा सर, तीसरी क्या गलती हुई है? अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट फॉर बैड डेब्ट अंडर स्टेटेड बाय एन अमाउंट ऑफ 0.25% ऑफ सेल। ये इसने क्या किया है सर? 0.25% इसको भी कम चार्ज किया है। तो अब आप एक बात बताओ, इतनी सारी गलतियां इसने की हुई है, तो क्या हम इसको ठीक ना करें? सर बिल्कुल ठीक करना चाहिए, लेकिन मैटरनिटी को देखते हुए। सर आगे क्या बोला है? आगे सर इसका ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो सर इफ अगर सेल की फिगर अपने पास दी हुई थी कि सर कि अपनी 10,000 रुपए की सेल है, तो सर तो भी उसका वो परसेंटेज में ही दे रहा है, क्योंकि 0 पॉइंट में है, तो सर हमें ये मटेरियल नहीं लेना, लेकिन ये अग्रीगेट में अगर आप देखोगे तो आपका मटेरियल हो जाएगा। तो देखो आंसर भी वही लिखा है कि इंडिविजुअली नन ऑफ दिस एरर में मेट बी मटेरियल। इंडिविजुअली तो कोई मटेरियल नहीं लग रहा है, बट अगर आप पूरा जोड़ लो, पूरा अगर आप जोड़ लो 0.3 प्लस 0.15 प्लस 0.25, तो सर ये आपका है 0.7। अगर 1 लाख रुपए की सेल है तो इसका मल्टीप्लाई भी 0.7% कर लो, तो 700 रुपए आ रहे हैं एग्रीगेट सर। सर एग्रीगेट जो है पूरा मिला के 700 रुपए आ रहा है।
विच इज ऑल्सो नॉन मटेरियल, बट ठीक है कि मटेरियल हो सकता है, बट कुड कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब वो बोल रहा है कि सर सब पूरा मिला के हो सकता है कि यूजर के डिसीजन को वो इफेक्ट कर जाए, तो इसीलिए दीज आर मटेरियल प्रायर पीरियड एरर। तो सर ये मटेरियल हो जाएगा। सर अभी तो आप कह रहे थे मटेरियल नहीं है, बच्चों आप दोनों आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। सर आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो सर आज। नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, बस मुझे खुशी है कि मेरा ये इंडेक्स कंप्लीट होने को है। चलो अब क्या लिखा है सर, देखो। While preparing the financial statement for the financial year 23, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए 2002-3 का, the prior period presented would be financial year 1-2। अच्छा बहुत नई बात इसने बताई है, वो बोल रहा है कंपैरिजन पर्पस के लिए, मतलब करंट ईयर 2-3 है तो इसके पहले वाला 1-2 होगा। क्या नई बात है, जाहिर सी बात है वही होगा। इफ 1 year कंपेरेटिव पीरियड इज प्रेजेंटेड, इफ द एरर ऑकर्ड इन द ईयर 1-2, वो बोल रहा है कि मान लो कि 1-2 में गलती हुई है बट डिस्कवर इन द ईयर 2-3, then it should be corrected in the financial statement of 2-3 by restating the comparative amount for the year 1-2। सर सिंपल सा बोल रहा है, आपका करंट ईयर जो है और आपका जो प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर आपका बोल रहा है सर आपका 2-3 है, सर प्रीवियस ईयर आपका क्या होगा 1-2 होगा सर। तो सर गलती अगर यहाँ हुई है, सर अगर यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर एरर हुई है जो कि पता चली है यहाँ पे, तो सर आप इसको ठीक कर लो, इसको आप करेक्ट कर लोगे सर। ठीक है, दिस विल रिजल्ट इन कंसिक्वेंशियल रीस्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग बैलेंस फॉर द ईयर 2-3। जिससे क्या होगा कि सर इसकी जो क्लोजिंग बैलेंस आएगी वो सही सही आएगी जब आप ठीक कर लोगे, और ये चल के आएगी यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस की तरह। तो सर ये जनरल क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ये आपको भी समझ में आ गया होगा। तो क्या यहाँ पे थर्ड बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है? सर बिल्कुल जरूरत है। अरे क्या बात कर रहे हो आप, कैसे जरूरत है? थर्ड बैलेंस शीट केवल तभी बनना है जब गलती आपकी करंट ईयर की ना हो, प्रीवियस ईयर की भी ना हो, इसके इमीडिएट इसके बाद की अगर कोई प्रीवियस ईयर में होता है तो जाके आपकी जो है ये प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस, जब आपका जो है, जब ये ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर का इफेक्टिव होता है तब जाके आप जो है थर्ड ईयर की बैलेंस शीट बनाओगे। सर इसका ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या हुआ? सर इस साल का क्लोजिंग बैलेंस आपका इफेक्ट हो रहा है, तो सर अगर ये क्लोजिंग बैलेंस इफेक्ट हो रहा है तो इसका ओपनिंग भी इफेक्ट होगा। तो यानी आप कहना चाह रहे हैं सर अगर करंट ईयर में गलती नहीं है, प्रीवियस ईयर में गलती नहीं है, उसके पहले के किसी भी ईयर में गलती है तो सर थर्ड बैलेंस शीट बनेगी। यस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ओके सर, ओके ओके सर, ओके। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, आ जाओ आ जाओ। तेरे दर्द में दिल आ बांध रहा। सर आप क्या, सर आपको पढ़ाना चाहिए, आप गाना गा रहे हैं सर आज। गा लेने दो, आज दिल बहुत तकलीफ पे है। क्या हो गया सर? अरे ऐसा कुछ नहीं है। An entity present 1 year comparative period in financial statement while preparing the financial statement for the financial year 2445, if the error has been discovered while occurred in 1-2। अब ये बताओ सर, अब ये आप बताइए सर। सर आपका करंट ईयर है 4-5, सर आपका प्रीवियस ईयर होगा 3-4। सर आपकी गलती कब की है? गलती सर आपकी 2-3 की भी नहीं है, गलती सर आपकी कब की है? सर गलती है आपकी 1-2 की, यहाँ गलती हुई है सर। तो सर क्या थर्ड बैलेंस शीट बनेगी? बिल्कुल बनेगी बच्चों। अभी क्या बोल रहा है? फॉर द पीरियड विच वाज अर्लियर देन अर्लीस्ट पीरियड प्रायर पीरियड बिकॉज 3-4 इज इन दिस एग्जाम्पल, मतलब कि इससे भी पहले का था, वो बोल रहा है 3-4 के पहले का था। द एरर शुड बी करेक्टेड बाय रीस्टेटिंग द ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिलेवेंट असेट्स एंड लायबिलिटी एंड रिलेवेंट component of equity for the year 3-4। This will result in consequential restatement of balance as on 1 अप्रैल 2003। थर्ड बैलेंस शीट, सर ये क्या बोल रहा है कि आपको थर्ड बैलेंस शीट बनानी होगी 1 अप्रैल 2003 को। सर आपको तो इसकी भी बैलेंस शीट बनानी चाहिए सर, इसका भी बनाना चाहिए सर, इसका भी बनाना चाहिए। देखो बच्चों गलती तो आपकी यहाँ हुई है, जो आपकी गलती हुई है वो 1-2 में हुई है, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो ठीक है, इसका इसका ओपनिंग बैलेंस तो ठीक है, मतलब इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है ये गड़बड़ है।
ये गड़बड़ है। तो आपको क्या करना है, आपको ये तो बनाना ही है, आपको ये तो बनाना ही है। तो आपकी जो यहाँ की क्लोजिंग आई है यही गड़बड़ है ओपनिंग की, तो वही तो वो कह रहा है। यहाँ की क्लोजिंग गड़बड़ है, यहाँ की ओपनिंग गड़बड़ है, यहाँ का क्लोजिंग भी गड़बड़ हो गया, यहाँ का भी ओपनिंग गड़बड़ हो गया। तो आपको केवल जो है, आपको जो ये गड़बड़ी हुई है सर, आपको जो ये गड़बड़ी हुई है, इसके लिए केवल यहाँ पे एक, अगर 1 अप्रैल 2003 को आप जो है बैलेंस शीट बना दोगे, 1 अप्रैल 2003 को अगर आप बैलेंस शीट बना दिए सर, 1 अप्रैल 2003 को बनाओगे सर, 2003 को, यस सर, 1 अप्रैल 2003 को ही आप जो है अगर बैलेंस शीट बना दिए, थर्ड बैलेंस शीट, तो आपका काम हो जाएगा। सर यहाँ भी तो आपको बैलेंस शीट बनानी चाहिए, यहाँ भी अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो 1 अप्रैल 2002 को, लेकिन हमें उसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमें तो जो कंपैरिजन करना है वो केवल 4-5 और 3-4 को करना है। यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस आना चाहिए, यहाँ पे जो ये ओपनिंग बैलेंस आना चाहिए वो ठीक ठीक आना चाहिए, उसके लिए आप जो भी करना है करो। सर जो गलती है वो प्रीवियस ईयर में जाएगी सर, बिल्कुल प्रीवियस ईयर में ही जाएगी जिस साल की गलती है। चलो अब देखो इसमें क्या लिखा है, पढ़ाऊं मैं अगला क्वेश्चन, चलो आ जाओ। अ मटेरियल एरर इन द डेप्रिसिएशन प्रोविजन, मटेरियल बोल रहा है और वो एरर बोल दिया, तो अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब नहीं है, एस्टिमेट्स का भी मतलब नहीं है, मटेरियल भी है। Depreciable provision of the preceding year ended on 31st March 2002 was discovered while preparing the financial statement for the year 23, मतलब वो पिछले साल की गलती है, वो करंट ईयर पता चली। द अमाउंट रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द ईयर 31 March 2 वाज रुपीज 1 लाख इंस्टेड ऑफ 50,000। अच्छा, मतलब रिकॉर्ड करना था 50,000 रुपये डेप्रिसिएशन, गलती से रिकॉर्ड हो गया 1 लाख रुपए, 50,000 से ज्यादा रिकॉर्ड हो गया। इन दिस केस when presenting the financial statement for the year 3, depreciation for the comparative year 1-2 will be restated at 50,000। सर पिछले साल की गलती है तो पिछले साल का ठीक तो होगा सर, यहाँ पे थर्ड बैलेंस शीट की जरूरत है सर, क्या गलती पिछले साल से पहले हुई है? नहीं सर, पिछले साल में हुई है तो सर कोई गलती नहीं है, मतलब कि कोई थर्ड बैलेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो पिछले साल का वो ओपनिंग बैलेंस है वो सही चला आ रहा है। ओके सर, द कैरिंग अमाउंट नेट बुक वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर द कंपैरेटिव ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2002 विल बी इंक्रीज बाय 50,000। सर आपने आपने जैसे मान लेते हैं अगर आपकी 7 लाख रुपए थी, आपको डिप्रिसिएशन माइनस करना था 50,000 रुपए, आपने गलती से 50,000 ना माइनस करके आपने कितना माइनस कर दिया, आपने 1 लाख माइनस कर दिया, तो आप एसेट्स की वैल्यू कितना लेके आ रहे हो, 6 लाख, जबकि आनी कितनी चाहिए, आनी चाहिए 6,50,000। तो यानी ये यही बोल रहा है कि 50,000 रुपए से आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी पिछले साल ही, ताकि जो है ताकि जो है ताकि जो है 6,50,000 रुपए आपका जो सही सही वैल्यू है वो आ जाए। और सर क्या होगा, आपका पीएनएल में भी जो आपने एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो 50,000 से आप जो है क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे। सो देखो क्या लिख रहा है, दिस विल रिजल्ट इन कंसीक्वेंशियल रीस्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर द ईयर 2-3। सर रिटेन अर्निंग भी बढ़ जाएगी और सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी बढ़ जाएगी। सर आप क्या बोलते रहते हैं, अरे यार सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें मैं क्या बोल दिया आप तुम ही बताओ। नहीं आप ही बता दो मैं क्या बोल दिया इसमें। हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे ना अपने, सबसे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट जब आएंगे आपके, 103 के आएंगे, 110 के आएंगे, और आपका 109 के आएंगे, और सबसे मेन प्यारा कॉन्सेप्ट 116 का आएगा, लीज का, बिजनेस कॉम्बिनेशन का, कंसोलिडेशन का, तब मजा आएगा बच्चों, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का 109 का। अभी ये सब तो थ्योरी वाले भी मेन कॉन्सेप्ट है, मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल ज्यादा है ही नहीं, इन सब जो चैप्टर्स अभी हम लोग जो इंडिया से पढ़ रहे हैं। जब हम लोग ईपीएस पढ़ेंगे तो मजा आएगा क्वेश्चन करने में। अभी तो हम लोगों ने कॉर्स बहुत सारे किए हुए हैं, अब इसके बाद एक और लाइट इंडियस है प्रोविजन वाला, इंडियस 37, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 16 एंड 36, जो आपका अच्छा से हम लोग उसको प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे, उसमें अच्छे खासे उसको प्रैक्टिकल दिए हुए हैं। ठीक है, चलो फिर देखो आगे क्या कह रहा है। सर बोल रहा है कंटिन्यूइंग विद द अफोरसेड एग्जांपल, मतलब पिछले एग्जांपल में जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें पिछले साल की गलती थी, अज्यूम दैट एरर रिलेट्स टू ईयर 31 मार्च 2001। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सर 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 सर
करंट ईयर था, प्रीवियस ईयर था और उसके पहले का भी एक प्रीवियस ईयर था। सर करंट ईयर था आपका 3, पिछले साल था आपका 2, इसके पिछले साल था आपका 1। वो बोल रहा है कि एरर यहाँ पे हुई है, एरर सर यहाँ पे हुई है। तो सर आप एक बात बताओ, इसमें जो आपका ओपनिंग बैलेंस आया है वो गड़बड़ है। यानी आपको जो है इस ओपनिंग बैलेंस को ठीक करना होगा, तो आपको एक थर्ड बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर डेट इज क्या हुआ, 1 अप्रैल 2001 को आपको एक थर्ड बैलेंस शीट बनानी होगी। सर क्यों बनानी होगी थर्ड बैलेंस शीट बच्चों? क्योंकि यहाँ पे जो ये क्लोजिंग बैलेंस चल के आया है ऊपर ओपनिंग बैलेंस, ये गलत है। सर ये अगर गलत है तो हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। सर इसको ठीक करके क्या करेंगे, इसको ठीक करेंगे तो जाके प्रीवियस ईयर भी हमारा ठीक हो जाएगा, फिर हम इसको इससे अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे। अच्छा सर समझ गए सर, वेरी गुड। तो अब क्या कह रहा है सर, एंड जीरो, ओ माय गॉड आगे पढ़ लेना चाहिए था। एंड 2000 and 2001 is not the earliest period for which comparative information is presented। अच्छा वो बोल रहा है कि नहीं पहले का पीरियड नहीं था जिससे कंपेयर, मतलब ये कंपेरेटिव पीरियड के लिए नहीं है, वो तो अपने को भी मालूम है कि उससे पहले का है। इन दिस केस द एरर विल बी करेक्टेड बाय रीस्टेटिंग द ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कैरिंग अमाउंट दैट इज नेट बुक वैल्यू ऑफ पीपीई फॉर द ईयर 1-2। दिस विल रिजल्ट इन रीस्टेटमेंट ऑफ बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2001। सर 1 अप्रैल 2001 को आपको क्या करना होगा, ठीक करना होगा, उस साल की गलती को आपको ठीक करना ही पड़ेगा ताकि आपका प्रीवियस ईयर में जो बैलेंस आए वो ठीक ठीक आए। मतलब आपको पिछले तीसरे साल का आप उसको क्या करोगे, उसमें उसका पीएनएल में प्रॉफिट भी, रिटेन अर्निंग भी बढ़ाओगे और बुक वैल्यू भी बढ़ाओगे। समझ गए सर, समझ गए सर, समझ गए। अरे बहुत आसान है यार, इतना कुछ है ही नहीं। इंडियस तो मुझे लगता है ना, इंडियस अगर मन से पढ़ा ना आपने, आपको इतना मजा आएगा ना पढ़ने में, बिल्कुल आपको लोड लगेगा ही नहीं। पढ़ाऊँ मैं आगे, एक बार देख लो क्या रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा दर्द है जो मैं नहीं चाहता मुझे हो। ऑलरेडी जिंदगी में बहुत दर्द है यार। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं मस्ती करता रहता हूँ। चलो देखो क्या लिखा है सर। बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना? अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में पूछो कि सर आप थोड़ा स्लो पढ़ाइए, सर आप थोड़ा क्वेश्चंस को लिखवा दीजिए, आंसर को सॉल्व करा दीजिए, ये वो जो भी आपको लगता है आप मुझसे कमेंट में बोलो। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ, बच्चों के रिप्लाई भी देता हूँ। आप जो भी मैं उसको कंसीडर करता हूँ, ठीक है, उसको देखते हुए फिर मैं उस पर कुछ इम्प्रूव कर दूंगा, मतलब जो आपको चाहिए वो मैं आपको दूंगा। The entity has presented certain material liabilities as non-current in its financial statement for period 31st March 2001। सर उसने कोई मटेरियल लायबिलिटी को नॉन करेंट दिखा दिया है। अच्छा ठीक है। While preparing financial statement for the year ended on 31st March 2002, management discovered that these liabilities should have been classified as current। Oh my God! सर उसको होना चाहिए था करेंट, उसको दिखा दिया है नॉन करेंट, और ये बोल रहा है कि अप टू 2001, मतलब पता नहीं कब से ये गलती कर रहा है। देख लो बच्चों, यहाँ अप टू लिखा है, यहाँ ये नहीं लिखा है ड्यूरिंग द ईयर दैट लायबिलिटी हैज जनरेटेड, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। वो बोल रहा है कि अप टू आप ऐसे दिखाते थे, इसका मतलब जो है पिछले साल से गलती चली आ रही है। ओके सर, फिर आगे क्या लिखा है, द मैनेजमेंट इंटेंड्स टू रीस्टेट द कंपैरेटिव अमाउंट फॉर द प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड ऑन 31st March 2001। सर वो रीस्टेट तो करेगा। वुड दिस reclassification of liability from non current to current in the comparative amount to be considered as a correction of error under India's 8? Would the entity need to present a third balance sheet? Of course, sir, the entity need to present a third balance sheet because the error which has discovered in current financial year has originated before the previous financial year। इट इज रिलेटेड टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो सर यहाँ पे आपका बैलेंस शीट रीस्टेट तो होगा ही, लेकिन सर आपका 1 अप्रैल 2000
2000, हाँ 1 अप्रैल 2000 की भी एक बैलेंस शीट बनेगी, ताकि आपकी 1 अप्रैल 31 मार्च 2001 की बैलेंस शीट में सही सही ओपनिंग आ सके। इसका मतलब ये है सर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, सर प्रीसीडिंग, प्रीवियस फाइनेंशियल नहीं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो भी रिटेन अर्निंग है उसमें आपको प्लस करना पड़ेगा, मतलब इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ेगा, और असेट्स लायबिलिटी में इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ेगा सर। तो सर देखो क्या लिखा है इसका आंसर, डायरेक्ट मैं आंसर पे आता हूँ। ठीक है, बीच में आप ज्ञान तो दे ही देना। reclassification of liability from non-current to current would be considered as a correction of error, sir वो error है sir। accordingly in the financial year for the year 31st March 2022 the comparative amount as at 31st March 2021 would be restated to reflect the correct classification, sir इसको restate दोबारा बनाना चाहिए ताकि सही सही classification हो सके। India's one require an entity to present a third balance sheet at the beginning of the preceding period in addition to the minimum comparative financial statement, sir beginning of the year में बनेगा ही, ठीक है। It makes a retrospective restatement of item in the financial statement, and restatement has a material effect on the information in the balance sheet at the beginning of the preceding period। सर वो क्या होगा कि उसके प्रीसीडिंग पीरियड के ओपनिंग पे वो बहुत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए एंटिटी शुड प्रेजेंट थर्ड बैलेंस शीट एज द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड, दैट इज 1 अप्रैल 2000, इन एडिशन टू कंपैरेटिव फाइनेंशियल कंपैरेटिव फॉर द फाइनेंशियल ईयर 01, मतलब कि 01 का तो आपको रीस्टेट करना ही है, मतलब 01 का तो करना ही है, लेकिन 01 का करने के लिए आपको 01 में जो ओपनिंग है वो सही आनी चाहिए, इसलिए आपको थर्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। सर कितना आप बोल देते हैं सर, बोलना पड़ेगा बच्चों, बोलना पड़ेगा, तभी तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ ही में नहीं आएगा। फिर आप कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, फिर मैं बोलूंगा यार पढ़ा तो मैं रहा हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है। ऐसे क्लास में पढ़ाता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेन ड्राइव में तो बच्चों आपसे वार्तालाप नहीं हो पाता ना। अच्छा एक बात बताओ, लाइव क्लास लूँ क्या यूट्यूब पे? बोलो, जैसा बोलो आप, लाइव क्लास लूँ? अगर आप मुझे बोलोगे कि सर लाइव क्लास लीजिए तो मैं लाइव क्लास लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा, जैसा बोलो, तो मैं लाइव भी आके आपको पढ़ा दूंगा। बोलो, लाइव क्लास चाहिए आपको? बोलो 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 बोलो। एग्जाम्पल से क्या? चलो आ जाओ। अगर आपको लाइव क्लास चाहिए होगी बच्चों तो आप मुझे जरूर बताना, मैं उसके भी आपको जो है क्लास प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब लाइव ले लूंगा और क्या। रिकॉर्डिंग हो रही है देख लो। हो रही है सर, ओके। चलो, ओ माय गॉड, पेन का बैंड बज गया। ले लिया पेन। चलो देखो क्या लिखा है सर। सर लिखा है इन 2006 एन एंटिटी चेंज इस अकाउंटिंग पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम फीफो टू वेटेड एवरेज कॉस्ट फार्मूला। पहले ये बताओ क्या ये चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? सर ये चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार सर, ये चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। क्यों सर, क्यों? इसका आंसर क्या था? देखो, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज तब माना जाएगा जब सर ये आपका प्रीवियस ईयर जो आपका ग्राउंड्स है, जो आपका इंफॉर्मेशन है, जस्टिफिकेशन है, वो करंट ईयर से डिफर नहीं करता। अगर सर वो कोई और ग्राउंड है जिसके बेसिस पे आप अकाउंटिंग पॉलिसी लगा रहे थे और इस समय कुछ और रीजन है, कुछ और इंफॉर्मेशन है, तो ये सर जस्ट एस्टिमेट्स, इट इज नॉट अ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। बट सर आप यहाँ वेटेज से आप किस पे आ रहे हो? फीफो पे आ रहे हो। पहले फीफो से वेटेज पे आ रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप मोर, जैसे देखो अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंजेस कब होता है? जब इंडियस का है या जब लॉ का है या जब मोर रिलायबल और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको लगे कि पहुंचे। तो इसका मतलब आप क्यों कर रहे हो? आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वैल्यूएशन फीफो से वेटेड एवरेज कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि इससे बेटर रिपोर्टिंग होगी, आपकी और ज्यादा सही सही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिखेगी, इसलिए ना आप कर रहे हो। तो सर ये चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी है सर। ओके सर।
These changes is made because management believes that weighted average cost formula result in better matching cost of with revenue. देखो, मैनेजमेंट मैंने जो बोला वही लिखा हुआ है ना सर। आप तो पहले ही पढ़ लिए थे, मैं नहीं पढ़ा था बच्चों, आपकी कसम मैं नहीं पढ़ा था। ठीक है सर, हम लोग की कसम मत खाओ। अच्छा, मैं पढ़ा तो हुआ ही हूँ, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो मैं बहुत बार 100 टाइम्स पढ़ा हुआ रहता हूँ सारी चीजें। तो देखो, अभी तो मैं नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पे बच्चों मैनेजमेंट को ऐसा लग रहा है कि सर बेटर मैचिंग होगी। मैनेजमेंट को ऐसा लग रहा है कि कॉस्ट विद रेवेन्यू का सही सही जो है बाइफरकेशन होगा। Further, weighted average cost formula is generally used by other entity whose business is similar to that of entity. अच्छा, वो बोल रहा है कि weighted average जो है ही फॉर्मूला अपना रहे हैं और भी सारे बिजनेसेस उसके जो नेचर के हैं। Hence provide reliable and more relevant information। देखो क्या लिख रहा है, वो बोल रहा है कि provide reliable and more relevant information। सर जो जो आप बोल रहे थे वही लिखा है, आप बिल्कुल पढ़ के बोल रहे थे। ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। टू द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसे लग मैनेजमेंट को ऐसा लग रहा है कि वेटेड एवरेज करने से हमें मोर रिलायबल और रेलिवेंट यूजर के पास पहुंचेगा। दिस बीइंग अ वॉलंटरी चेंजेस इट हैज टू बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। सर अकाउंटिंग पॉलिसी का हम चेंज करते हैं तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली ही करते हैं। क्यों करते हैं हमें मालूम है सर। ओके, किसने बताया। द एंटिटी हैड कमेंस ऑपरेशन इन वन। ठीक है, ऑपरेशन उसने वन में शुरू किया हुआ है। अच्छा, 001 में शुरू किया। नो रिकॉर्ड ऑफ अर्लियर ईयर आर अवेलेबल एज वायरस अटैक्स ऑन सर्वर इन 2006। वो बोल रहा है कि सर कोई रिकॉर्ड ही नहीं है पहले का, वायरस अटैक हो गया था सर। इसके यहाँ क्या हुआ था, एक बहुत ही एक स्टाफ था। मैं आपको बताऊं, मेरे ऑफिस में भी एक स्टाफ था, उसको कुछ रीजन से निकाला गया था। तो उसने जो क्या किया, अ, क्या ही बताऊं मैं, उसने अपने सारे ऑफिसेज के सारे काम जो उल्टा सीधा कर दिया। पहले उसने मेल एक्सेस किया ऑफिस का, फिर उसके बाद उसने क्या किया कि सारे जितने भी अपने क्लाइंट्स हैं जीएसटी के, इनकम टैक्स हैं, उन सब के गलत रिटर्न्स फाइल कर दिए। और सब सबकी जो है जो आईटीसीयाँ होती हैं सब यूज़ करके उसको, करोड्स की आईटीसी थी हम लोग के क्लाइंट्स की, तो पूरी यूज़ करके ख़त्म कर दी। तो बहुत ही दिक्कत हुई थी इन सब की चीज़ों की वजह से। तो फिर हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ किया था उसके लिए। फिर उसके पेरेंट्स वेरेंट्स काफ़ी जो है मतलब माफ़ी वाफ़ी का सीन हो गया, तो हम लोगों ने बोला चलो अच्छा जाने देते हैं। लेकिन फिर जो हम लोगों को उसको ठीक करने में जो मेहनत करनी पड़ी ना, तो क्या ही कह सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ इसके में भी हुआ होगा। तो उसको क्या हुआ, वायरस अटैक हो गया जिससे उसका पूरा सर्वर ही पूरा लॉस्ट हो गया। तो सर मैंने आपको बताया था कि अगर आपका इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, अगर आपका पिछले साल था ही नहीं, तो सर जिस साल से प्रैक्टिकेबल है उस साल से आप बनाओ। तो देखो क्या लिखा है, हेड वाइप ऑफ पास्ट रिकॉर्ड, मतलब सारे पास्ट रिकॉर्ड जो है गायब हो गए। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिक्रिएट द रिकॉर्ड, दोबारा रिकॉर्ड नहीं बन सकता। इट इज देयर फॉर इम्प्रैक्टिकल टू डिटरमाइन द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन पॉलिसी एट द बिगिनिंग ऑफ द 2006। वो बोल रहा है कि हम ये निकाल ही नहीं सकते कि सर कितना आपका प्रभावित हुआ है 2006 तक। द एंटिटी विल अप्लाई द चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, देखो यहाँ से आंसर है सर। तो द एंटिटी विल अप्लाई द चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 2006 ओनली। अभी क्या करेगा वो 2006 से ही करेगा ना सर। सर अभी तो बोला कि 2006 तक का लॉस हो गया, अरे वो बोल रहा होगा मार्च तक का लॉस हो गया, तो सर जहां से प्रैक्टिकेबल है वहां से वो करेगा सर। सिंस द चेंजेस इन पॉलिसी इज अप्लाइड prospectively from 2006, the question of adjusting comparative financial information for any period प्रेजेंटेड डज नॉट अराइज एट ऑल। सर यहाँ पे अराइज आता ही नहीं है, क्योंकि सर रिकॉर्ड ही नहीं है, तो चेंज किसको करें। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्लोजिंग 2006 अलोन विल बी डिटरमाइंड यूजिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट फार्मूला। द कैरिंग अमाउंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री फॉर 5 विल सिंपली बी कैरिड एज कैरिंग अमाउंट ऑफ द ओपनिंग इन्वेंट्री 2006। सर जो 2005 का है वही ओपनिंग रहेगा। सर हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, हम कैसे पता कर पाए सर कैसे वैल्यू हुआ है, कितना वैल्यू हुआ है। Cost of closing inventory for 5 determined on FIFO basis will be starting point for applying weighted average cost formula during 2006। सर वही जो फॉर्मूला है वही रहेगा, अपना जो करेंट ईयर का फॉर्मूला है वो हमारा चेंज होएगा। सर इसमें सीधा सा पॉइंट ये था कि अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी का जो चेंज है वो किसी ऐसे साल से चेंज हो रहा है जहां से आपको रिकॉर्ड नहीं मालूम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस साल से आपको पता है वहां से आप उसका चेंजेस करो, जहां से आपका प्रैक्टिकेबल है। ये भी उसी का अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया वही क्वेश्चन है, तो ये आपको होमवर्क दे देता हूँ सर, ये आप पढ़ लेना, आपका हो जाएगा सर। ये भी आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, कुछ है नहीं बच्चों, ठीक है। ये भी होमवर्क ही है, ठीक है, कुछ भी नहीं, सिंपल सा है। बस आप ये याद रखना कि ये जो दिया हुआ है
यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिया हुआ है ना, ये पूरा कैलकुलेशन पार्ट बता रहा है कि हम कैसे चेंज करेंगे। हम जो है प्रीवियस ईयर को चेंज करेंगे, प्रीवियस ईयर की असेट्स लायबिलिटी को भी चेंज करेंगे। और अगर जो है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल ईयर गड़बड़ है, गलती है कोई, या उसके पहले कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है, तो हम थर्ड बैलेंस शीट बनाएंगे, 1 अप्रैल 2001 को लाएंगे। उसके पहले का आप कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटी को चेंज करेंगे, रिटेन अर्निंग को प्लस माइनस करेंगे, तो ये वो बदल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे तो आपका नॉर्मल प्रोविजन के बारे में बोला गया है। ठीक है, सिंपल है। अब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सिंपल है, आप कर लोगे, मैं इसीलिए आपको दे ही रहा हूँ। चलो, जब मैं पानी पानी पी लूँ पहले। यार रिकॉर्डिंग हो रही है ना? ओके, पानी पी लूँ मैं। ये देखो, आपको बॉटल नहीं दिख रही है ना? दिख रही है आपको? देखो गायब हो जा रही है, उसको ऊपर का बस कैप दिख रहा है। सर आप जो है ना, जो शो चला रहे हैं आप वो शो चलाइए, आप कोई और शो नहीं चलाइए सर। ओके बच्चों, पानी पी लूँ मैं। सॉरी। देखो क्या बोल रहा है सर, बोल रहा है अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस an entity is required to present the third balance sheet at the beginning of the preceding period। कब आप थर्ड बैलेंस शीट बनाओगे? बताओ, मैंने आपको क्या बताया? सर आप कहाँ बताओ? अरे मैंने बताया ना आपको। पहली बात तो सर, एस्टिमेट्स के केस में आप थर्ड बैलेंस शीट का नाम भी नहीं आता। सर ये तभी आता है जब आपका रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज होता है। यानी रेट्रोस्पेक्टिवली कब कब चेंज होता है? आपका चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी में, और आपका आपका एरर्स में। थर्ड बैलेंस शीट कब बनता है? सर पहला तो जब आपका रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज होता है, और दूसरा जब आपका प्रीवियस ईयर के ओपनिंग बैलेंस इफेक्ट होते हैं। मतलब गलती जो है प्रीवियस ईयर के पहले की गलती है, मतलब करंट ईयर की गलती नहीं है। करंट ईयर में तो डिस्क्लोज ही होगा, प्रीवियस ईयर की गलती नहीं है, उसके उसके पहले की गलती है। तो सर यानी आपका अगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर इफेक्ट हो रहा है, और आपको क्या करना है, रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट करना। सॉरी सॉरी, सॉरी। ठीक है, तो अगर आपका रेट्रोस्पेक्टिवली चेंजेस हो रहा है और प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस इफेक्ट हो रहा है, तो आपको सर चेंज करना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखा है सर। इंडेक्स वन हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी, बिल्कुल पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंटिटी शैल प्रेजेंट अ थर्ड बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंटिंग पीरियड इन एडिशन टू द मिनिमम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड बाय पैराग्राफ 38A ऑफ द स्टैंडर्ड। इफ सर आपको पैराग्राफ में नोट करने की जरूरत नहीं है। इट मतलब पैराग्राफ नंबर, इट अप्लाई एन अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब आप जो कर रहे हो वो रेट्रोस्पेक्टिवली कर रहे हो सर। मेक्स अ रेट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेटमेंट ऑफ आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिक्लासिफाई आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब आप क्या कर रहे हो, रिक्लासिफाई कर रहे हो, रीस्टेटमेंट कर रहे हो। ठीक है सर। एंड सर, एंड यानी प्लस सर, एंड क्या लिखा है सर? द रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेशन, रेट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेटमेंट or the reclassification has a material effect on the information in the balance sheet at the beginning of the preceding period। सर पहला तो वो बोल रहा है मटेरियल इफेक्ट करना चाहिए, और बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड यानी कि आपका प्रीवियस ईयर के ओपनिंग बैलेंस पे अगर वो प्रभावित कर रहा है। सर दैट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर कोई इफेक्ट कर रहा है, तो सर आप जो है थर्ड बैलेंस शीट बनाओगे सर। सर क्या बात कर रहे हैं आप? सर क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसे मत बोलो। मुझे मुझे बहुत गुस्सा आती है जब आप लोग ऐसे बोलते हो सर। कौन सा क्वेश्चन करें सर? देखो ये वाला करते हैं सर, आ जाओ। लाइट लाइट लेके चलो, लाइट लाइट एकदम आसान है सब। एन एंटिटी चार्ज ऑफ सर्टेन एक्सपेंस एज फाइनेंस कॉस्ट इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2001। वो कुछ एक्सपेंसेस को फाइनेंस की कॉस्ट की तरह डील करती है। ठीक है, करती है। While preparing annual financial statement for the year 2, management discovered that these expenses should have been classified as other expenses instead of finance cost। Error,
ठीक है सर, आप क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? अच्छा ठीक है, सॉरी। वो बोल रहा है कि सर ये खर्चों को आप अन्य खर्च की तरह दिखाना चाहिए था, लेकिन आपने उसको फाइनेंस कॉस्ट की तरह दिखाया है, वित्तीय खर्चा। आपको मालूम है मेरा हिंदी मीडियम था। हाँ हाँ हाँ, मेरा हिंदी मीडियम था। हम लोग जब ग्रेजुएशन में आए तो अपने लोग जो है पूरा लैंग्वेज इंग्लिश में कर लिए थे। हाँ, हम लोग हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं। आप लोग जो इनकम एक्सपेंडिचर हम लोग आयगत व्ययगत खाते ऐसे पढ़ते थे। बैलेंस शीट, आपका वो आर्थिक चिट्ठा, ऐसे हम लोग करते थे। नॉन ट्रेडिंग, गैर व्यापारिक खाते, ये सब होता था। व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम्म। तो हम लोग हिंदी मीडियम के थे। तो ठीक है, जो भी थे। तो अभी ये बोल रहा है कि सर कुछ एक्सपेंसेस को अदर अदर एक्सपेंस दिखाना चाहिए, इसने यहाँ फाइनेंस को एक्सपेंस दिखाया हुआ है। द एरर occurred because the management inadvertently misinterpreted the सर्टेन फैक्ट। ओ माय गॉड। वो बोल रहा है कि मैनेजमेंट ने किसी फैक्ट को मिस इंटरप्रेट कर गया। ओके सर। द एंटिटी इंटेंड टू रीस्टेट द कंपैरेटिव अमाउंट फॉर द प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड इन विच द एरर ऑकर्ड, दैट इज 31 मार्च 2001। तो सर 31 मार्च 2001 को करेगी करेगी। वुड दिस रिक्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस फ्रॉम फाइनेंस कॉस्ट एज अदर एक्सपेंसेस इन द कंपैरेटिव अमाउंट विल बी कंसीडर्ड एज अ करेक्शन ऑफ एन एरर। व्हाट वुड द एंटिटी नीड टू प्रेजेंट अ थर्ड बैलेंस शीट? सर आप गलती कब हुई है? सर आपकी एरर जो हुई है, एरर जो हुई है वो कब हुई है सर? एरर जो हुई है वो कब हुई है? क्या वो एरर करंट ईयर में हुई है? नहीं सर। क्या वो एरर प्रीवियस ईयर में हुई है? सर आपकी करंट ईयर कौन सी है सर? सर आपकी करंट ईयर है 2। तो सर आपकी प्रीवियस ईयर कौन सी हुई है सर? प्रीवियस ईयर वो की हुई। तो गलती कब हुई है सर? एक्सपेंस ये बोला है कि 1 में ही हुई है, तो सर गलती तो यही हुई है, एरर तो यहाँ पे हुई है। तो सर इसका ओपनिंग बैलेंस तो ठीक है ना सर? ओपनिंग बैलेंस ही अगर ठीक है तो थर्ड बैलेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों पड़ेगी सर? नो सर। सर जो है, और इसमें क्या पूछा था कि जो है क्या ये एरर है? तो सर बिल्कुल एरर तो है ही सर, एरर तो है सर। उसको तो अलग आपने किसी एक्सपेंस के हेड को कम दिखाया है और दूसरे एक्सपेंस के हेड को ज्यादा दिखाया है। अदर एक्सपेंस के हेड को आपने उस साल कम दिखाया और फाइनेंस एक्सपेंस के हेड को आपने ज्यादा दिखाया, तो सर एरर तो है सर। कंपैरिजन कैसे हो पाएगा? फाइनेंस कॉस्ट में आपको मालूम ही है, बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, ये सारी चीजें जाती है ना, क्योंकि ये फाइनेंस कॉस्ट है। ओके सर। तो देखो क्या लिखा है। ये तो सर आपका एरर के बारे में लिखा है, एरर अगर होता है तो कैसे कैसे चेंजेस होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ से आंसर लिखा हुआ है कि in according with the above, the reclassification of expenses from finance cost to other expense would be considered as a correction of error under India's 8. Accordingly, in the financial statement for the year ended on 31st March 2002, the comparative one for the year 1 would be restated to reflect the correct classification. वो restate होगा सर। Ind AS 1 require entity to present third balance sheet as the beginning of the preceding period in addition to the minimum comparative financial statement. वो बोल रहा है कि सर आपको थर्ड बैलेंस शीट बनानी होगी एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड इन एडिशन टू द मिनिमम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जो पिछले साल का रीस्टेट करना है वो तो करना ही है, एक और बनानी पड़ेगी। इफ it make a retrospective restatement of item in the financial statement and restatement has a material effect on the information in the balance sheet at the beginning of the preceding period। उसके करने से आपको क्या हो रहा है कि मतलब आपका बिगिनिंग पीरियड का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपका इफेक्ट हो रहा है। तो सर ओ माय गॉड। हाँ अच्छा, यहाँ पे तो अकाउंटिंग पॉलिसी वहाँ पे तो नहीं बनानी है, मैंने तो पहले ही बोला है यहाँ पे नहीं बनानी है। देखो लिखा भी यह हुआ है कि द एंटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द थर्ड बैलेंस शीट। तो सर थर्ड बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है सर। सर ठीक है सर। सर ये क्या लिखा है सर? देखो यहाँ बोल रहा है while preparing the annual financial statement for the year ended on 31st March 2023, entity discovered that a provision for constructive obligation for payment of bonus to selected employee in the corporate office material in amount, वेरी गुड, वो बोल रहा है मटेरियल भी है। फिर which was required to be recognized in the annual state financial statement for the year ended on 2001 was not recognized due to oversight of fact. The bonus was paid during the financial year ended on 31st March 2022 and was recognized as an expense in the financial statement. अच्छा, वो बोल रहा है कि आपने 2 में दिखा दिया। मतलब जो बोनस था
बोनस आपका रिलेट करता है 1 से। आपने यहाँ न दिखा के आपने जब पे किया तब दिखा दिया, यहाँ दिखा दिया, और ये पता चला है आपको 3 में, आपको ये बात जो है ये दिमाग में ये ख्याल आया, मतलब ये बात पता चली, तो आपने बोनस एक्सपेंस 2 का यहाँ पे कम चार्ज कर दिया, यहाँ पे ज्यादा चार्ज कर दिया। तो सर क्या ये एरर है? सर क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी है? सर क्या बात कर रहे हैं, ये कोई अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। ओके बच्चों, क्या ये एस्टिमेट्स है? नहीं सर, ये एस्टिमेट थोड़ी है, ये कोई जस्टिफिकेशन थोड़ी है, ये कोई इंफॉर्मेशन थोड़ी है जो उस समय ऐसे होना चाहिए, इस समय ऐसे होना चाहिए। तो सर ये तो एक गलती है सर, जिसको कैसे चार्ज करना चाहिए था सर। ठीक है, तो सर हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल कि सर यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर का तो बनाओगे सर, बिल्कुल। तो क्या थर्ड बैलेंस शीट बनेगी? सर बिल्कुल नहीं नहीं, क्या बात करो, क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि सर गलती तो यहाँ हुई है ना सर, प्रीवियस ईयर के पहले का, तो सर बिल्कुल थर्ड बैलेंस शीट बनेगी 1 अप्रैल 2002 को। तो देखो क्या लिखा है, to correct the above error, the annual financial statement for the year Indian on 31st March 2002, the entity should restate the comparative, यानी 2002 का रीस्टेट करेगा, ठीक है, इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रेजेंट अ थर्ड बैलेंस शीट एज 1 अप्रैल 2002। सर देखो मैंने पहले भी बोला कि 1 अप्रैल 2002 को आपका बनेगा सर, बनेगा। ये सब ज्ञान की बातें लिखी हुई है सर, जो बच्चों आपको मालूम है, मालूम है भाई, मालूम है बच्चों को, सब मालूम है। आ जाओ आ जाओ, एक कैलकुलेशन वाला करा देते हैं, ऊपर मैंने छोड़ के आया हूँ। आ जाओ ये वाला करा दूं, पढ़ाऊं मैं, मजेदार क्वेश्चन है। लेट्स सी, इट इज रिकॉर्डिंग। यस सर, रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई आपको दिक्कत नहीं है सर। ओके, मुझे क्या, मुझे ही तो सब कुछ है, आपको क्या। थोड़ा मेकअप वेकअप भी जरूरी है ना बच्चों। कैसा लग रहा हूँ मैं, शाहरुख ना? सर मुंह पे मटका रख लिया तो पुक्का शाहरुख सर। चलो आ जाओ, बहुत बोलते हो तुम लोग, हाँ। ड्यूरिंग 2002, डेल्टा लिमिटेड चेंज इस अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर डेप्रिशिएटिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वो बोल रहा है सर, सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को जो डेप्रिसिएशन मेथड था उसने इसमें चेंज कर दिया सर, कि अब ऐसे चेंज करेंगे, सो एज टू अप्लाई ए कंपोनेंट अप्रोच कंप्लीटली। ओ माय गॉड, कंपोनेंट वाइज डेप्रिसिएशन लगा रहा है, ओके सर, while at the same time adopting the revaluation model। oh shit सर, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, सर क्या ये आपका चेंजेस इन डेप्रिसिएशन मेथड, क्या ये चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? सर बिल्कुल ही नहीं। अगर अगर चेंजेस इन लाइफ हो रही है तो, अगर चेंजेस इन स्क्रैप वैल्यू हो रही है तो, सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों लाइफ जो चेंज अगर आप बता रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप उसके यूजेस में चेंजेस कर रहे हो, कि अब हम इसको ऐसे यूज करेंगे, अब हम इसको कम यूज करेंगे ड्यू टू एनी रीजन, जिससे आपकी जो असेट्स की लाइफ है वो बढ़ रही है या घट रही है। यानी जो आपका ग्राउंड है, जो आपका इंफॉर्मेशन है, जो आपका जस्टिफिकेशन है, जो आपका एविडेंस है, वो चेंज हो रहा है। तो सर इट्स जस्ट अ एस्टिमेट। लेकिन अगर आप एसएलएम से डब्ल्यूडीवी कर रहे हो, डब्ल्यूडीवी से एसएलएम कर रहे हो, तो सर इट इज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ओके सर, दोनों आंसर आप लिख सकते हो। दूसरा वो बोल रहा है कि कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जा रहे हो, तो सर क्या रीजन हो सकता है आपका, आप ये बताओ। तो सर आपका जो रीजन हो सकता है वो बेटर रिपोर्टिंग ही हो सकता है। ऐसा तो यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है कि कुछ वैलिड ग्राउंड है जिसके बेसिस पे आप जो है उस समय कॉस्ट मॉडल अपना रहे थे, अब रिवैल्यूएशन मॉडल अपना रहे हो, तो सर ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो सर आप सेम ही है, अभी आप कॉस्ट लगा रहे हो, अब आप रिवैल्यूएशन लगा रहे हो, तो इसका मतलब मोर रिलेवेंट एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहे हो। तो सर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी है सर। सर 2 लाइन पढ़ के आप कितना बोल दिए, बोलना पड़ता है।
इन ईयर बिफोर 2002, 2002 से पहले डेल्टा लिमिटेड एज रिकॉर्ड वर नॉट सफिशिएंटली डिटेल टू अप्लाई ए कंपोनेंट अप्रोच फुल्ली। अच्छा, उसके पहले कोई रिकॉर्ड नहीं था जिससे कंपोनेंट अप्रोच लग पाता, मतलब पूरी रिकॉर्ड नहीं होती, मतलब हर एक कंपोनेंट वाइज डिप्रिसिएशन कर रहा है तो रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए। At the end of 2001, the management commission an इंजीनियरिंग सर्वे, मतलब मैनेजमेंट ने क्या किया, एक इंजीनियरिंग सर्वे कराया 2001 का, विच प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द कंपोनेंट हेल्ड एंड देयर फेयर वैल्यू, यूजफुल लाइफ, एस्टिमेट रेसिडुअल वैल्यू, मतलब सबकी जो है पता लग पाए सर्वे से कि कितनी क्या क्या वैल्यू है, कितना लाइफ है, कितना रेसिडुअल वैल्यू है, अंत में कितना बिकेगी कबाड़ में बेचने से। एंड डेप्रिशिएबल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू, कि डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है। डेप्रिसिएशन अमाउंट नहीं पूछ रहा है, डेप्रिशिएबल अमाउंट पूछ रहा है, मतलब असेट्स की वैल्यू जो है डब्ल्यूडीवी कितनी है 2002 के बिगिनिंग में। हाउ एवर सर्वे डिड नॉट प्रोवाइड ए सफिशिएंट बेसिस फॉर रिलायबल एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ दोज कंपोनेंट दैट हैड नॉट प्रीवियसली बीन अकाउंटेड फॉर सेपरेटली। वो बोल रहा है इसको कराने का भी कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि जो कंपोनेंट अलग से चार्ज नहीं किया गया था, अलग नहीं दिखाया गया था, वो अभी भी पता नहीं चल पाया। The existing record before the survey did not permit the information to be reconstructed। और ये बोल भी रहा है कि जो अभी रिकॉर्ड है, मतलब सर्वे के पहले का रिकॉर्ड जो है वो है भी नहीं कि आप जो है रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। फिर बोल रहा है कि सर डेल्टा लिमिटेड मैनेजमेंट कंसीडर हाउ टू अकाउंट फॉर ईच ऑफ द टू एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग चेंजेस। सर वो क्या होगा, दे डिटरमाइंड इट वाज नॉट प्रैक्टिकेबल टू अकाउंट फॉर चेंजेस टू अ फुलर component approach retrospectively or to account for change prospectively from earlier than date of start of 2002। वो बोल रहा है कि सर 2002 के पहले का हम चेंज कर ही नहीं सकते। तो मेरे भाई प्रभु, जहां से आप प्रैक्टिकेबल है वहां से आप कर सकते हो, 2002 से आप प्रोस्पेक्टिवली चेंज करो। Also, the changes from a cost model to devaluation model is required to be accounted prospectively। Yes sir, बिल्कुल आप prospectively करो, क्योंकि अगर आपके पास प्रैक्टिकेबल है ही नहीं तो आप कैसे चेंज करोगे। Therefore, management concluded that it should apply Delta Limited new policy prospectively from the start of 2002। सर सही है सर, वो बिल्कुल ऐसा कर सकता है। सर फिर क्या बोल रहा है सर, सर बोल रहा है डेल्टा लिमिटेड का टैक्स रेट है 30%, पीपीई जो है एट द एंड ऑफ 2001, मतलब प्रीवियस ईयर के बारे में बात कर रहा है। तो सर पीपीई की वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट था 25,000, डेप्रिसिएशन पूरा 14,000 था, नेट बुक वैल्यू इसको माइनस करने पे आती है सर आपकी 11,000। प्रोस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 22, सर वो बोल रहा है कि पुराना ओल्ड बेसिस पे आपका डेप्रिसिएशन जो आता था वो 1500 आता था। अभी इंजीनियरिंग सर्वे हुआ जिससे वैल्यूएशन जो हुआ वो 17,000 हुआ। ओ माय गॉड, 11,000 से आपकी जो क्या हुआ सर, सर ये इंजीनियरिंग सर्वे जो हुआ था ये आपको पता होना चाहिए ना, ये तो ओपनिंग बता रहा है सर, क्योंकि वो सर्वे एट द एंड ऑफ ईयर 2001 ही हुआ था। तो सर ये बता रहा है उसकी वैल्यूएशन 17,000 है, रेसिडुअल वैल्यू 13,000 है, असेट्स की लाइफ 7 ईयर रिमेनिंग 7 ईयर है। तो डेप्रिसिएशन जो है एग्जिस्टिंग प्लांट एंड प्रॉपर्टी इक्विपमेंट पे न्यू बेसिस पे 2,000 रुपये आ रहा है। सर आप जो 17,000 में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके उसके लाइफ से डिवाइड करोगे तो सर आपका कितना आएगा, सर आपका 14,000 डिवाइड बाई 7, सर आपका 2,000 ही आएगा। सर आपका डेप्रिसिएशन 1500 से आपका 2,000 हो गया, यानी क्या कह सकते हैं कि सर आपका डेप्रिसिएशन 500 से बढ़ गया। 500 से अगर आपका डेप्रिसिएशन बढ़ जा रहा है तो अगर आप पीएनएल अकाउंट पे डेप्रिसिएशन 500 रुपये और दिखाओगे तो आपका क्या होगा कि आपका टैक्स कम लगेगा। सर टैक्स क्यों लगेगा, सर आपका एक्सपेंस ज़्यादा दिखाओगे तो प्रॉफिट आपका कम आएगा। सर जितना खर्च ज़्यादा दिखाओगे उतनी प्रॉफिट कम आएगी। तो सर 500 से खर्च आपने ज़्यादा कर दिया तो इसका मतलब 30% प्रोविजन के हिसाब से 150 रुपये आप टैक्स का प्रोविजन कम करोगे। सर टैक्स का प्रोविजन आप कम करोगे ना सर, बिल्कुल कम करेंगे सर। और डेप्रिसिएशन कितने से ज़्यादा दिखाओगे सर, 500 से आप डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा, 500 से डेप्रिसिएशन आपका बढ़ जाएगा और टैक्स प्रोविजन 150 से कम हो जाएगा। और सर एक और चीज़ थी सर, 11,000 से आपकी जो वैल्यू हो जा रही है वो 17,000 हो जा रही है। आपने एएस 10 तो पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा तो हम लोग इंडिया 16 अब पढ़ेंगे इसके बाद ही, इसके बाद नहीं, इसके बाद हम लोग 29 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एएस इंडिया 16 पढ़ेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो उसमें हम लोग सब रिवैल्यूएशन मॉडल अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो 11,000 की जो वैल्यू है अब वो 17,000 हो जा रही है, यानी जो है 6,000 का आपका गेन हो जा रहा है। तो सर आप एंट्री क्या करोगे, पीपी डेबिट टू रिवैल्यूएशन
रिजर्व, रिवॉल्यूशन रिजर्व में डालोगे ना बच्चों सर 6,000। और सर अगर आप 6,000 रुपए से आपकी जो है 6,000 रुपए आपकी जो है प्रॉफिट 6,000 से अगर आपकी बढ़ रही है तो यानी आपका टैक्स भी आपका बढ़ेगा 30%। यानी कि सर 6,000 का सर 30%। सर 6,000 से अगर आपकी प्रॉफिट बढ़ रही है तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना बच्चों। 30% कितना हो जाएगा सर 1,800 रुपए। यानी टैक्स का जो प्रोविजन है सर वो आप जो है 1,800 से बढ़ा लोगे और 6,000 से प्रॉफिट बढ़ा लोगे। सर ये चार चीजें आप दिखाओगे सर कि ये आपका चेंजेस हुआ है और ये सब करंट ईयर में दिखाओगे क्योंकि इससे पहले का रिकॉर्ड प्रैक्टिकेबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है एकदम इजी लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम आराम से समझ जाओगे। अब बस ये बताओ कि अभी आपको समझ में आया है या नहीं। सर आ जाइए, दिखा दीजिए सर। देखो क्या लिखा है। From the start of 2002, Delta Limited changed its accounting policy for depreciating PPE so as to apply much more fully component approach while at the same time adopting the revaluation model. Management take a view that this policy provide reliable and more relevant information. ठीक है, मोर इलेवन रिलेवेंट, तभी तो वो कॉस्ट मॉडल से रिवॉल्यूशन मॉडल पे जा रहा है, अदरवाइज उसको करने की जरूरत ही क्या थी। देखो अगर रीजन नहीं दिया है तो इसका मतलब मोर रिलायबल और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए जा रहा है। ओके सर, because it deal more accurately with the component of the PPE and is based on up to dated value. The policy has been applied prospectively from the 2002 because it was not practicable, sir बिल्कुल practicable नहीं था to estimate the effect of applying the policy either retrospectively or prospectively from any earlier date. इसके पहले से किसी डेट पे करना पॉसिबल नहीं था। Accordingly, adoption of new policy has no effect on prior period. The effect of current year is to increase the carrying amount of property, plant and equipment at the start of the year by rupees 6,000। 6,000 से आपकी पीपीई की वैल्यू बढ़ जाएगी। और फिर क्या होगा, इंक्रीज द ओपनिंग डिफर्ड टैक्स प्रोविजन बाई 1,800। इसका 30%, इसका 30% टैक्स भी आपका बढ़ जाएगा। सर क्रिएट अ रिवॉल्यूशन सरप्लस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 4,200। आपका नेट जो है, नेट नेट आपका जो है कितना इफेक्ट करेगा सर 4,200 से करेगा। ठीक है सर, 6,000 में से 1,800 अगर आप घटा लोगे तो 4,200 ही आएगा। इंक्रीज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाई 500 एंड रिड्यूस टैक्स एक्सपेंस बाई 150। सर बोलो बस सर, आपको समझ में आया है या नहीं? डेप्रिसिएशन 500 से बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है टैक्स एक्सपेंस 30% से कम होगा ना बच्चों। ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको समझ में ना आए। मेरे बच्चे इतने स्मार्ट हैं ही सर। आज सर, सर ये क्वेश्चन भी कराएंगे सर आप? बिल्कुल मैं कराऊंगा, मैं बिल्कुल कराऊंगा बच्चों आपके लिए। मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन क्यों नहीं कराऊंगा। वो आएगा, आपको लिखना विखना तो नहीं था उसमें कुछ भी? कहाँ गया वो? खत्म ही है आज ये इंडियस। कहाँ गया वो? ये देखना है आपको थोड़ा सा, अगर कुछ कैलकुलेशन वगैरह देखना है तो आप देख लो। अब तक मैं पानी पी लूँ। ठीक है सर। सॉरी, चलो आ जाओ। सर is changes in the depreciation method for an item of PPE or changes in accounting policy or changes in accounting estimates। सर डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया है, क्या ये चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? सर यहाँ ये नहीं बोल रहा है कि लाइफ चेंज किया है। सर यहाँ ये नहीं बोल रहा है कि स्क्रैप वैल्यू चेंज किया है। सर यहाँ ये नहीं बोल रहा है कि ओपनिंग WDV कर रहे हैं या SLM कर रहे हैं।
तो सर आप ये एजम्पशन लेके दोनों आंसर लिख सकते हो। अगर सर यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू चेंज कर रहा है, लाइफ चेंज कर रहा है, तो सर इट इज जस्ट एन एस्टिमेट्स। क्योंकि हो सकता है लाइफ का चेंजेस या स्क्रैप वैल्यू का चेंजेस, स्क्रैप वैल्यू का चेंजेस कब होता है, कब आपको लग रहा है कि नहीं नहीं इसको हम इतने अच्छे से यूज करेंगे कि आपको इतना पैसा निकल जाएगा। जैसे मैंने एक बात बताया था आपको, आप अपने मोबाइल की रीसेल वैल्यू देखो और अपने फादर के मोबाइल की रीसेल वैल्यू देखो, किसके मोबाइल की रीसेल वैल्यू दिखेगी? सर मेरी ही मोबाइल की रीसेल वैल्यू दिखेगी, बिकॉज मैं सर लड़की हूँ और मैं बहुत अच्छे से अपना मोबाइल रखी हूँ। बच्चों, बेटा आपके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे जैसे जो कुछ और जो मासूम से बच्चे हैं और लड़के हैं, उनके कुछ मोबाइल होते हैं जो एकदम नए नए होते के बावजूद वो 4 साल पुराने लगते हैं। तो ठीक है, वो यूजेस पे डिपेंड करता है। तो सर अगर इन कारणों की वजह से आपकी स्क्रैप वैल्यू या लाइफ में चेंजेस हो रहा है, उसके यूज करने के तरीके की वजह से, या कुछ इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे अब लग रहा है कि जो है इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कि अब इसकी लाइफ ज्यादा जाएगी, तो ये एस्टिमेट्स किया जाता है। सॉरी, तो इट इज जस्ट एन एस्टिमेट्स। तो सर देखो क्या बोल रहा है, और यहाँ पे एजम्पशन लेके चला हुआ है कि सर हमारी लाइफ या उसमें स्क्रैप वैल्यू में ही चेंजेस हो रहा है। एज पर द पैराग्राफ 60 61 ऑफ इंडिया 16 पीपीई, पीपीई पढ़ेंगे हम लोग। पीपीई, the depreciation method used shall reflect the pattern in which the asset's future economic benefit are expected to be consumed by the entity। सर depreciation method आपको बताता है कि आगे भविष्य में आप उसको कैसे यूज करोगे। The depreciation method applied to assets shall be reviewed at least at the each of फाइनेंशियल ईयर एंड, मतलब हर साल फाइनेंशियल ईयर एंड होते समय उसका मेथड जो रिव्यू किया जाता है। इफ देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजप्शन ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, देखो क्या बोला, अगर जो है आपको ऐसा लग रहा है कि उसके कंजप्शन में कुछ चेंजेस करने वाले हो, कि अब आप इसको ऐसे यूज करोगे जिससे उसकी लाइफ चेंजेस होगी, तो सर the method shall be changed to reflect the changes pattern। ठीक है, such a changes in accounting for changes in accounting estimates in with India's it's a just a estimates। और सर ये प्रोस्पेक्टिवली चेंज होगा, और जो है फ्यूचर करेंट ईयर और फ्यूचर वैल्यू का चेंज होगा सर। depreciation method for a depreciable asset has to reflect the expected pattern of consumption of future economic benefit embodied in the assets। determination of depreciation method involve an accounting estimate। The depreciation method is not a matter of accounting policy। India 16 require changes in depreciation method to be accounted as changes in accounting estimates prospectively। सर prospectively ही चेंज करना है सर। ये क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया ये। अरे क्या हो गया ये। ओह, ठीक हो गया। डर गया मैं तो कि मैंने क्या कर दिया। ठीक है सर, अगर SLM WDV बोला होता तो सर हम आंसर उसका दूसरा लिखे होते। 7th क्वेश्चन करना है अब, बस 7 8 9 10 11। ओके सर, ओके ओके, सिंपल है यार, कुछ नहीं करना है। आ जाओ, देखो क्या लिखा है। आसान है बिल्कुल, बिल्कुल मत घबराओ, बहुत आसान से हो जाएगा सर। सर आपकी बुक, तो हम लोग आपकी लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आपकी बुक्स हमारे पास नहीं है सर, तो हम कैसे पढ़ें? देखो पहली बात तो ये कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास इंडेस है, मतलब आपके पास स्टडी मटेरियल है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन स्टडी मैट के ही कवर किए हुए हैं, और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन कवर किए हुए हैं वो RTP, MTP, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, ICI के जो रिसेंट एडिशनल क्वेश्चन लॉन्च हुए हैं वो सब सब मैंने इसमें डाले हुए हैं। तो यानी आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको जो है इसका, आपको
पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इसको जो है डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा या टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे सारे नोट्स फ्री में ले सकते हो। ठीक है बच्चों, आपके लिए कुछ भी, लेकिन कमेंट कमेंट करोगे तो पता चलेगा ना। While preparing the interim financial statement for the half year 30th September 2001, फॉर द हाफ ईयर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता है सर, इसके लिए एक स्पेसिफिक इंडेस है अपना, इंडेस 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें क्या होता है, जो अपने सीए फाइनल वाले बच्चे हैं जो आप हो आपको पता होता है कि आर्टिकलशिप में क्यूआईएस भी हम लोग बैंक में किसी किसी क्लाइंट्स का बना के देते हैं, क्वार्टरली इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। जो बड़े बड़े पार्टियां होती हैं उनका क्यूआईएस जाता है, तो सर वहाँ इंट्री फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काम करती है सर। जब आपका क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है या हाफ ईयरली बनता है या कोई और पीरियड के बेसिस पे बनता है, तो सर आपका इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपका काम में आता है सर, इंडिया 34। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि हाफ ईयर बेसिस पे 30 सितंबर को बनता होगा, 31 मार्च को बनता होगा। फिर आगे क्या बोल रहा है कि द एंटिटी नोट्स दैट सॉरी then he notes that there has been an under accrual of certain expenses in the interim financial statement for the first quarter ended on 30 जून। अच्छा, किसी एक्सपेंस के हेड को कम चार्ज किया गया है, अंडर अक्रूवल किया गया है। द अमाउंट ऑफ अंडर अक्रूवल इज असेस्ड टू बी मटेरियल इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो बोल रहा है मटेरियल भी है, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हुए मटेरियल है। हाउएवर it is expected that amount would be immaterial in the context of annual financial statement। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हुए ये क्या हो जाएगा, इमटेरियल। हो सकता है कि ये चीजें करेंट ईयर में सुन मतलब अगले क्वार्टर ये क्या हो जाए, नील हो जाए, ऐसा हो सकता है। ओके, तो इसलिए वो बोल रहा है कि एनुअल को देखते हुए इमटेरियल होता है। The the management is of the view that there is no need to correct the error in the interim financial statement, considering that the amount is expected to be immaterial from the point of view of annual financial statement। उसको झापड़ मारना चाहिए कि वो ऐसा क्या सोच रहा है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हुए हमारा ये क्वार्टरली का कोई मतलब नहीं है करेक्ट करने का। अरे यार, अगर क्वार्टरली का कोई मतलब ही नहीं होता तो क्यों इंडेस 34 आता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, क्यों आपको बैंक में क्वार्टरली इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आपको देना पड़ता। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है एनुअल को देखते हुए कह दो कि सर आपने जो क्वार्टरली बनाया है वो गलत ही रहने दो। अरे आप उसको गलत बनाया हो तो आप उसको करेक्ट करो ना यार, उसको करेक्ट करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर एनुअल के देखते हुए हम उसको ठीक कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिस पीरियड की गलती है आपको उधर ही ठीक करना पड़ेगा। ओके सर, वेदर मैनेजमेंट व्यू इज एक्सेप्टेबल, बिल्कुल ऐसे ये वाला एक्सेप्टेबल होगा। Management is required to correct the error in the interim financial statement since it is assessed to be material in the relation to interim period data। सर इंटरिम पीरियड के डेटा को आपको ठीक करना ही पड़ेगा क्योंकि वो उसके नजरिए से देखा जा रहा है, बनाया भी उसी लिए जा रहा है। अगर इसका मतलब ही नहीं होता तो स्टेक होल्डर क्यों मांगते, बैंक क्यों मांगते, ऑडिटर क्यों देखता बैंक का कि भाई इस फाइनेंशियल जो बिजनेस है इसका वो आपका जस्टिफाई है कि नहीं, सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिंपल है सर। देखो क्या लिखा है, financial statements do not comply with Ind AS if they contain either material error or immaterial error made intentionally to achieve a particular presentation of entity financial position, financial performance और cash flow। देखो चाहे वो जानबूझ के किया गया हो, चाहे वो नजरअंदाज किया गया हो या आप गलती से किया गया हो, सर वो एरर माना जाएगा, मटेरियल एरर। ठीक है, आपने माना जाएगा कि आपने इंडिया से कंप्लाई नहीं किया। देखो क्या बोल रहा है कि एज रिगार्ड द असेसमेंट ऑफ मटेरियलिटी ऑफ एन आइटम इन प्रिपेयरिंग इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंड AS 34 जो आपका इंटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्टेट एज फॉलो कि वाइल जजमेंट इज ऑलवेज रिक्वायर इन असेसिंग मटेरियलिटी, जजमेंट तो ऑलवेज रिक्वायर होता है, जजमेंट तो आपको लगाना ही पड़ेगा मटेरियलिटी को देखने के लिए। दिस स्टैंडर्ड बेस द रिकॉग्निशन एंड डिस्क्लोजर डिसीजन ऑन द डेटा फॉर इंटरिम पीरियड बाय इटसेल्फ फॉर रीजन ऑफ अंडर स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरिम फिगर। सर वो मेटलिटी को बताएगा, ठीक है, कि भैया आपको इंटरिम फिगर को
आपको क्या करना है, अंडर उसको समझना है, अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए इंटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किया जा रहा है। दस फॉर एग्जांपल अनयूजुअल आइटम, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट्स और एरर रिकॉग्नाइज्ड एंड डिस्क्लोज ऑन द बेसिस ऑफ मेटेरियलिटी इन रिलेशन टू इंट्री पीरियड डेटा टू अवॉइड मिसलीडिंग इन्फ्लुएंस दैट माइट रिजल्ट फ्रॉम नॉन डिस्क्लोजर। देखो बच्चों, अगर मेटेरियलिटी को देखते हुए सारी चीजें आप जो कह दो कि भैया ये डिस्क्लोजर के लिए जरूरी नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। The overriding goal is to ensure that interim financial reporting include all information that is relevant to understanding of entity financial position and performance during the interim period। देखो बच्चों, कोई भी इंफॉर्मेशन जो यूजर के लिए जरूरी है वो आपको डिस्क्लोज करनी ही होगी अगर वो इंटरी फाइनेंशियल पीरियड का है। ठीक है। as per the above, while materiality judgment always involve a degree of subjectivity, सब्जेक्टिविटी तो चाहिए ही मेटेरियलिटी जजमेंट को लेने के लिए। द ओवरराइडिंग गोल इज टू इंश्योर दैट इंट्री फाइनेंशियल रिपोर्ट इंक्लूड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेवेंट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी ड्यूरिंग इंट्री पीरियड। अगर आप ओवरराइडिंग करते भी हो तो वो आपको मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन देने के लिए होना चाहिए, ना कि कुछ गलत करने के लिए। इट इज देयरफॉर नॉट अप्रोप्रिएट टू बेस quantitative assessment of materiality on projected annual figure when evaluating error in financial interim financial statement। मतलब एनुअल को देखते हुए आप इंटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गलत बना दो तो ये ठीक बात नहीं है। सीधा सा बात, अगर जरूरत ही नहीं थी तो दे क्यों रहा है बैंक में वो? हाँ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन सा करो, क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन तो करेंगे ही बच्चों, आप क्यों घबरा रहे हो? बस 3 क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए हैं, वो भी कर लेते हैं फटाफट। फटाफट फटाफट करेंगे बच्चों। सर, आप एक बार फिर हमें बता दो कि अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंजेस कब मानेंगे, कब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का चेंजेस मानेंगे? देखो बच्चों, एक बार फिर से आ जाओ, तुम्हें बता देता हूँ। देखो, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज अगर आप कर रहे हो तो पहला आपका रीजन क्या होना चाहिए, चाहे वो इंडियस के लिए चेंज करो, इंडियस रिक्वायर कर रहा है, या तो कोई लॉ बोल रहा है, या तो आप जो बेटर प्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हो जिससे मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन यूजर तक पहुंच पाए। अच्छा सर, ठीक है। सर, आपने बताया कि अगर उसका जो ग्राउंड है वो अलग है करंट ईयर से, मतलब पिछले साल कुछ और ग्राउंड के बेसिस पे बना रहे थे, इस साल कुछ और ग्राउंड के बेसिस पे बना रहे हो, तो सर आप जो है बेटर प्रेजेंटेशन कहाँ हुआ? यहाँ तो आपने उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो डिसीजन, वो जजमेंट लिया था कि उस समय के लिए वो बेहतर था। अब आपको करंट ईयर के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लग रहा है कि ये बेहतर है, तो सर आप उसको चेंज नहीं कर सकते ना प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का क्यों चेंज कर नहीं कर सकते? क्योंकि सर आप ये इसको अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं मान रहे हो। अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज मानोगे तो प्रीवियस ईयर का भी चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि सर चेंज तो नहीं करना है, क्योंकि वो जो आपने बेसिस लिया था वो उस समय के लिए बेस्ट जजमेंट था। सोचो, तो सर अगर वो उस समय के लिए बेस्ट रहता तो आप उसको चेंज क्यों कर रहे हो? सर चेंज करने की तब जरूरत होती है जब आपको लग रहा है कि नहीं, इसको ऐसे दिखाएंगे तो ये बेटर रिपोर्टिंग होगी, मोर रिलेवेंट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन यूजर को जाएगा, तो सर आप चेंज करोगे सर। ओके सर, अभी क्या लग रहा है देखो, ABC Limited had an investment property with an original cost of 1 lakh, which it inadvertently omitted to depreciate in previous financial statement। Oh my God! डेप्रिशिएट करना ही भूल गया। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेप्रिशिएट, ऐसा बिल्कुल मत बोलना कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेप्रिशिएट नहीं करते। कॉस्ट मॉडल लगाया जाता है लेकिन डेप्रिशिएशन तो होता ही है, बस अपवर्ड रिवैल्यूएशन अलाउड नहीं है कॉस्ट मॉडल में। इंडिया 16 जब लोग पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सर यहाँ तो वो बोल रहा है भूल गया, तो सर ये गलती है सर, गलती। चाहे वो ओमिशन की हो चाहे वो एरर की हो, एरर तो एरर है सर। तो सर उसने नहीं किया। सर प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब जो है यहाँ एस लगाया है सर, सर यहाँ एस लगाया है, तो सर इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि सर वो कई सालों से चेंज चार्ज नहीं कर रहा है। अच्छा, तो प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2001
1 अप्रैल 2001 को खरीदा था। द प्रॉपर्टी हैज यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर, 10 साल की लाइफ है सर। डेप्रिसिएशन यूजिंग एसएलएम, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू 10 ईयर इज नील, कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है। 1 साल की जो डेप्रिसिएशन आती वो सर 10,000 रुपये आती, 10 से डिवाइड करने के बाद। हाउ शुड द एरर बी करेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2004? देखो 2004 के पूछ रहा है। इसका मतलब कि अगर आपने 1 में कोई खरीदा था सर, अगर आपने 1 अप्रैल 2001 को खरीदा था तो सर 2002, 2003, 2004, तो सर ये तो आपकी करंट ईयर है, ये आपका प्रीवियस ईयर है। और गलती जो है यहाँ की है, मतलब इस साल का जो है आपने यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं लगाया सर, यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, तो सर जो है आपकी यहाँ की जो ओपनिंग वैल्यू है 31 मार्च 3 के लिए, जो ओपनिंग वैल्यू यहाँ से आप ले रहे हो 1 अप्रैल 2002 को, ये गलत आ रही है ना सर, क्योंकि यहाँ आपने डेप्रिसिएशन लगाया ही नहीं है। तो अगर आप डेप्रिसिएशन लगाए होते यहाँ पे तो आपकी जो वैल्यू होती वो कम आती, असेट्स की वैल्यू तो कम आती है ना डिप्रिशिएट किए होते हैं, तो सर यानी यहाँ की वैल्यू प्रभावित हो रही है। 1 अप्रैल 2002 की वैल्यू सर प्रभावित हो रही है, तो सर थर्ड बैलेंस शीट भी बनेगी। तो सर देखो क्या लिखा है, द एरर शैल बी करेक्टेड बाय रेट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेटिंग द फिगर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2-3, ऑल्सो बाय प्रेजेंटिंग अ थर्ड बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2002 विच इज एट द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया बताओ, तुम ही बताओ, तुम बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, चलो तुम ही बताओ, तुम बताओ, है कोई मुझसे स्मार्ट? ठीक है सर, आप क्या बोलते रहते हैं सर। बच्चों ये आपका यहाँ पे जो दिख रहा है ये पार्ट, ये आपका यहाँ नहीं होना चाहिए था। वैसे आपको बुक मिली होगी उसमें तो आपको ठीक ही होगा, क्योंकि ये मैंने ठीक किया होगा, ये यहाँ पे नहीं होगा बच्चों। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट है, 9 का पार्ट है सर। ये नीचे होना चाहिए, ये गलती से ऊपर आ गया है, यहाँ पे होना चाहिए था सर, ये यहाँ पे होना चाहिए था सर। तो सर आ जाओ, 9th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं सर। ABC Limited change its method adopted for inventory valuation in the year 2-3। सर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन चेंज कर रहा है, तो सर क्या ये चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, क्या ये चेंजेस इन एस्टिमेट्स है, क्या ये एरर है? सर सर गलती तो है नहीं सर, क्योंकि मेथड चेंज कर रहा है। सर सर ये एस्टिमेट्स तो है नहीं, क्योंकि सर ऐसा ऐसा तो कुछ है नहीं सर, फीफो उस समय के हिसाब से सही था, आज वही स्टॉक में डील कर रहे हो, आज वेटेड ठीक है, ऐसा तो नहीं है। रीजन क्या हो सकता है चेंज करने का? मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, बेटर रिपोर्टिंग के लिए आप कर रहे हो, तो सर ठीक है सर, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी है सर। प्रायर टू चेंज इन्वेंट्री वाज वैल्यूड यूजिंग फीफो, however it was felt that order to match the current practice and to make the financial year more relevant and reliable, a weighted average valuation would be more appropriate। वो बोल रहा है फीफो से weighted average करना ज्यादा appropriate होगा। the effect of changes in the method of valuation of inventory as follow। चेंज करने से क्या होगा सर, चेंज करने से क्या होगा, 31 मार्च 2001 को सर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कितनी बढ़ती, 10 मिलियन से आपकी बढ़ जाती। सर आपकी 2002 को कितने से बढ़ती सर, 15 मिलियन की आपको बढ़ जाती सर, 15 मिलियन की। और सर यहाँ 20 मिलियन 2003 को, आपका ईयर क्या है 2003, ये आपका करंट ईयर है, ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, उससे भी पहले का। यानी यहाँ आपकी 10 बढ़ी, फिर आपको जो है अगर देखा जाए डिफरेंस जो आ रहा है 5 यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, 5 यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। ओके सर। सर आगे बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अंडर द फीफो वैल्यूएशन मॉडल, फीफो मॉडल आर एस फॉलो, मतलब पहले जो था प्रॉफिट एंड लॉस वो क्या था, 31 मार्च 2001 को 31 मार्च 2001 को 1423 मिलियन था। मतलब जो ओपनिंग यहाँ पे सर, जो यहाँ पे जो आपका रिटेन अर्निंग था, क्लोजिंग क्लोजिंग रिटेन अर्निंग जो था वो आपका 423 मिलियन था। ओके सर। सर आगे क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन द पीएनएल एंड प्रोड्यूस एन एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन अकाउंट, चेंजेस इन इक्विटी इन अकॉर्डिंग विद इंडिया सेट। ओके सर, बिल्कुल कर लेंगे। अब आप एक बात बताओ सर, आप एक बात बताओ सर, देखो ये जो बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि सर रेवेन्यू 2-3 का दिया हुआ है सर, सर 2-3 की रेवेन्यू दी हुई है सर, और सर 1-2 का दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों का दिया हुआ है, माइनस कर रहा है तो आपका ये आया है सर।
सर एक्सपेंस भी माइनस किया तो आपका ये आया सर। ओके सर। तो सर अगर मैं अगर मैं कहूँ आपकी जो गलती है वो कब की है सर? अरे गलती कह रहा हूँ मैं, ये तो आपने अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज किया है ना सर? तो सर आपने कब चेंज किया है सर? सर आपका जो चेंज हो रहा है वो 2001 से चेंज हो रहा है। और ये कितना चेंज हो रहा है सर? 10 मिलियन से चेंज हो रहा है। सबसे पहला चेंज आपका 10 मिलियन से हो रहा है। तो सर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों की यानी यानी मैं कह सकता हूँ कि 10 मिलियन आपकी 31 मार्च को, आपकी 31 मार्च का आपका रिटेन अर्निंग 10 मिलियन से बढ़ जाएगा सर। ऐसा कह सकता हूँ मैं बिल्कुल। यानी आपकी रिटेन अर्निंग कितनी दी हुई थी? रिटेन अर्निंग 423 मिलियन थी। तो आपकी रिटेन अर्निंग जो है 423 प्लस 10 हो जाएगी सर, यानी 433 मिलियन हो जाएगी सर। बताओ आप। सर आप कैसे कह सकते हैं कि जो है कि आपकी इन्वेंट्री बढ़ रही है सर? देखो, अगर आपका इन्वेंट्री बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? आपका स्टॉक भी बढ़ेगा। स्टॉक बढ़ेगा तो आपकी प्रॉफिट भी आपकी बढ़ेगी। यहाँ 10 मिलियन से 15 मिलियन स्टॉक हो गया है तो 5 मिलियन का आपका स्टॉक बढ़ रहा है। यहाँ 15 से 20 मिलियन आपका स्टॉक हो जा रहा है तो आपका 20 यानी 5 मिलियन यहाँ स्टॉक बढ़ रहा है, 5 मिलियन यहाँ स्टॉक बढ़ रहा है। और वहां से 10 मिलियन का स्टॉक बढ़ा है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 10 मिलियन से प्रॉफिट भी बढ़ जाएगी सर। बिल्कुल सर कह सकते हैं आप। और सर यहाँ जो पांच, सर अगर प्रॉफिट बढ़ रही है तो सर स्टॉक भी तो बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन उस समय का स्टॉक मुझे नहीं मालूम है सर। एक दो के पहले का स्टॉक मुझे नहीं मालूम है। मुझे मालूम है केवल एक दो का। एक दो का मुझे क्या मालूम है सर? सर एक दो का मुझे कॉस्ट रेवेन्यू मालूम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम है। तो सर आपकी जो एक दो में कितने का स्टॉक बढ़ रहा है सर? एक दो में सर आपका जो स्टॉक बढ़ रहा है वो आपका 5 मिलियन से बढ़ रहा है। एक मुझे बात बताओ आप, सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? सर ओपनिंग स्टॉक लेते हैं प्लस परचेस ले लेते हैं माइनस 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 सर सेल कर देते हैं सर। सर क्या बात कर रहे हैं आप सर? क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं सर। ओके बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक ले लेते हैं सर। क्लोजिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है सर? ओपनिंग स्टॉक कितना है सर? सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। सर ओपनिंग स्टॉक हमें नहीं मालूम है सर। परचेज भी नहीं मालूम है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 164 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो 164 यहाँ से माइनस हो रहा है, इसमें ये जो 164 आया होगा इसमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस हुआ होगा। तो अगर आपका स्टॉक 5 मिलियन से बढ़ रहा है एज ऑन 31 मार्च 2002, ये भी 2002 था। अगर आपका स्टॉक 5 मिलियन से बढ़ रहा है, अगर आपका स्टॉक 5 मिलियन से बढ़ रहा है, तो यानी ये जो क्लोजिंग स्टॉक जितना आप माइनस करोगे, जितना माइनस करोगे उतना आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम आएगा। सर क्या बोल रहे हैं आप? अरे बच्चों, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपका आपका ओपनिंग स्टॉक 1000 है, आपका परचेज 1200 है, आपका क्लोजिंग स्टॉक 500 है। तो सर आपका कितना आएगा? सर 2200 माइनस 500, तो सर आपका 1700 आएगा। अगर ये 500 न लेके, अगर ये 500 न लेके मैं इसको 800 ले लेता तो आपका कितना आता? सर 2200 माइनस 800, तो सर आपका 1400 आता। यानी जितना ज्यादा आपका स्टॉक आएगा उतना ही कम आपका क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। यानी ये जो क्लोजिंग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर जो ले रहा है वो 164 ना होके कितना होना चाहिए? ये आपका होना चाहिए -5, ये आपका होना चाहिए 159। सेम टू सेम आपका यहाँ पे भी होगा। सर ये जो 173 ले रहा है, स्टॉक आपका कितना बढ़ रहा है? 5 मिलियन से आपका स्टॉक बढ़ जा रहा है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ भी आपका 5 मिलियन से कम हो जाएगा। सर आप क्या कर रहे हो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा है। अच्छा। अच्छा है। बहुत अच्छा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, फिर भी आपको समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाऊंगा। आ जाओ सर, हमें समझ में आ गया, मैं फिर भी समझाऊंगा। मुझे समझाना है, मैं समझाऊंगा। मेरे श्यामू को समझ में नहीं आया है, मैं क्या करूं? सर एग्जाम्पल, सर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
सर ये आपका आ जाता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर ओपनिंग स्टॉक 1000, सर परचेस 1500, क्लोजिंग स्टॉक 500, तो सर आपका 2000 आ रहा है। अगर ये आपका मैं कहूँ कि क्लोजिंग स्टॉक 500 होना हो के 900 होता, तो सर आंसर आपका कितना आता? सर आपका आंसर आता 2500 माइनस 900, तो आपका आंसर आ रहा है सर 1600। आप देखो, आप जितना माइनस करोगे, जितना ज्यादा माइनस करोगे, उतना आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम आएगा, क्योंकि माइनस कर रहे हो ना सर। तो सेम चीज तो मैं यही बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो वो क्या बोल रहा है। यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि सर, कि आपका जो है वैल्यूएशन ऑफ मेथड से क्या हुआ है कि सर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन है यहाँ बोल रहा है कि 10 मिलियन से बढ़ जाएगी, यहाँ 15 मिलियन से बढ़ जाएगी, ठीक है, यहाँ 20 मिलियन, यहाँ बाई नहीं लिखा है कि सीधा 10 मिलियन से बढ़ जाएगी। सर ये 2002 को देखा जाए तो 15 मिलियन, 2003 को देखा जाए तो 20 मिलियन, 2001 को देखा जाए तो 10 मिलियन से बढ़ेगी सर। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि अब हमारी जो है सब कुछ चेंज हो जाएगी? हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं, तो देखो यहाँ कितना माइनस होगा, 188 माइनस होगा, और यहाँ पे 159 माइनस होगा। तो देखो सर, अच्छा 168 होगा, सॉरी माय मिस्टेक बच्चों। सर वही मैं कहूँ कि आप कौन से स्कूल से मैथ पढ़े हो। अच्छा ठीक है, ज्यादा तुम लोग यार, तुम लोग बहुत बोलने लगते हो यार। देखो, तो सर यहाँ आपका 168 माइनस हो गया, वहाँ 159 माइनस हो गया, तो सर 156 137 आ गया सर। आपका एक्सपेंस सेम रहेगा सर, 8374। तो सर 8374, अब आपकी प्रॉफिट इतनी आ गई सर। सर हमें 12 का ही रीस्टेट करना था, यस आपको 12 का ही रीस्टेट करना था। अब आप जो है, अगर बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट तो बहुत सिंपल है सर, 2-3 की आप बनाओगे। सर 2-3 की, और सर कब बनाओगे, 1-2 का सर बनाओगे। तो सर देखो, 1-2 में आपकी कितनी ओरिजिनल थी सर? 1-2 में ओरिजिनल आपकी थी 423 मिलियन। सर आपने 10 मिलियन बढ़ाया सर, क्योंकि उसी समय का है, तो सर ये 433 हो जाएगी सर। सर उसी समय हो जाएगी, और सर आपने 5 मिलियन का और बढ़ा नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। 5 मिलियन करने से अब आपकी प्रॉफिट कितनी आ रही है सर? प्रॉफिट आ रही है 63। तो सर यहाँ पे आ जाएगी आपकी 63, ये ऐड हो जाएगा। फिर आपका ये जो आएगा बैलेंस, ये आपका यहाँ होके फिर इसमें 73 ऐड हो जाएगा सर। आपकी पूरी आ जाएगी सर। देखो सर, 423 थी फिगर आपकी। सर आपकी 423 थी। सिंपल है बच्चों, 410 अब इसमें ऐड हुआ 433, फिर आपका क्या हुआ 63 ऐड हुआ, फिर आपका 73 ऐड हुआ सर, 63 73। और ओरिजिनल 423 ही थी, फिर 58 और 68 जो यहाँ पे उसने निकाल के दिया हुआ था गलत गलत, 58 68 वो ऐड कर रहा था सर, 58 68 वो ऐड कर रहा था जो कि ओरिजिनल था सर। समझ में आया बच्चों कि नहीं आया? आप भी बताओ, अब बताओ। सर आप मुझे ये बताइए कि जो आपने यहाँ 5-5 मिलियन का जो करामात यहाँ पे आपने दिखाया है, यहाँ पे दिखाया है, वो ये 10 मिलियन वाला क्यों नहीं दिखाया? हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? अगर मालूम भी होता तो आप क्या करते? आप 10 मिलियन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कम करते, और 10 मिलियन से प्रॉफिट को भी कम करते। करते कि नहीं करते? सोचो सोचो सर, सोचो 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 सोचो। अरे इंक्रीज हो रहा है ना सर, प्रॉफिट आपकी 10 मिलियन से बढ़ जाती, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका कम हो जाता, और स्टॉक भी आपका 10 मिलियन से बढ़ जाता, क्योंकि सर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है सर। ओके सर। सर सिंपल है सर, समझ में आ गया सर। बच्चों क्यों माइनस हो रहा है पता है ना? मेन लॉजिक यहाँ पे यही था, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई बार मुझसे पूछते हैं कि सर यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जुड़ जाएगा ना? बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, तो जितना ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक होगा उतना आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम आएगा। सर 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 आप क्या सर, छोड़ दो ना सर आज। नहीं बस 2 क्वेश्चन और है, मैं इसको कराऊंगा, आप ही बताओ। मैं ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, मैं क्यों ना कराऊं? अच्छा ठीक है सर, आप करा दो चलो। देखो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार। देखो क्या लिखा है।
During 4-5, Cherry Limited discovered that some product that has been sold during the year 3-4 were incorrectly included in inventory at 31st March 2004 at 6500. सर उसको 2004-5 में ये पता चला कि कुछ स्टॉक सोल्ड हो चुके हैं, फिर भी वो पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में मौजूद है। यानी पिछले साल का जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका अननेसेसरी बढ़ा हुआ है 6500 से, जो कि रॉन्ग है। ओके सर। Cherry Limited accounting for the record for 4-5 shows sales of 1,04,000. Cost of goods sold were 86,580, 600, 500, including 6,500 for the error in opening inventory and income tax 5250. अब आप एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या होता है सर? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो सर ओपनिंग स्टॉक जितना ज्यादा रहेगा, क्या मैं कह सकता हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी उतना ज्यादा रहेगा? सर क्या बात कर रहे हैं सर आप? आओ देख लो, एग्जांपल देख लो, मैं आपको करा देता हूँ। अगर ओपनिंग स्टॉक आपका 1000 है, अगर परचेज आपका 1500 है, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका 500 है, तो सर आपका 2000 आ गया। अगर ये ओपनिंग स्टॉक आपका कितना होता? अगर ये ओपनिंग स्टॉक आपका 1500 होता और ये 1500 होता और ये 500 होता, तो सर आपका ये कितना आता सर? आपका ये 2500 आता। तो आप अपने आंखों से देख लो सर, ये 2000 से 2500 हो गया। जितना ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक लोगे उतना ज्यादा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। तो सर यहाँ पे तो क्या हुआ है, जबरदस्ती आपका जो है 6500 जुड़ा हुआ है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आ रहा है 86,500, इसमें अननेसेसरी 6500 जुड़ा हुआ है। अननेसेसरी जुड़ा हुआ है, तो सर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आपका 80,000 ही पड़ेगा। सर क्या बात कर रहे हो आप? अभी पहले क्वेश्चन में आपने प्लस किया, यहाँ आप माइनस कर रहे हो। वहां क्लोजिंग की बात थी, यहाँ ओपनिंग की बात है। सर वो ओपनिंग में जुड़ा हुआ है सर, ठीक है। सर 3-4 का दिया हुआ है, सेल इतना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना है, प्रॉफिट इतना है, इनकम टैक्स 6000 यानी 30% की रेट से टैक्स दिया हुआ है। सर आपका ईपीएस भी निकाला है, वाह, ओ माय गॉड, वेरी गुड। अब आप एक बात बताओ अब आप एक बात बताओ कि ये प्रोडक्ट तो आपका सेल हो गया होगा, जो आपने स्टॉक में दिखाया है वो आपका सेल हो जाना चाहिए। यानी क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये सेल जो रिपोर्ट हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये भी गलत है सर? क्योंकि क्योंकि इसको आपने क्लोजिंग स्टॉक में लिया हुआ है, जबकि नहीं लेना चाहिए था। जितना क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाओगे उतना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा नहीं, कम आएगी। यानी ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6500 से कम है। सर अभी आप कह रहे थे ज्यादा है, अभी आप कह रहे हो कम है। बच्चों ये करेंट ईयर का मैं कह रहा था, ये करंट ईयर का, यहाँ ओपनिंग की बात है। और ये जो ईयर है ये प्रीवियस ईयर है, यहाँ ओपनिंग की बात है। यहाँ क्लोजिंग की बात थी ना क्या? अच्छा, यहाँ क्लोजिंग की बात है। यहाँ बच्चों यहाँ क्लोजिंग की बात है। तो सर यहाँ 6500 कम है, यानी यहाँ हम 6500 बढ़ा देंगे, यानी 73,500। सर ये अगर इसमें 6500 प्लस कर देंगे तो सर ये आपका हो जाएगा 60,000। तो सर ये आपका हो जाएगा सर 13,500। सर अब हम 30% टैक्स देंगे तो सर कितना आएगा? 13,500 मल्टीप्लाई बाई 30%। तो सर आपका जो टैक्स आएगा वो सर आएगा 4050। सर आपकी नेट प्रॉफिट कितनी आएगी सर? 9450। सर आपका ईपीएस भी निकाल दो सर, ईपीएस कितना आएगा सर? ईपीएस मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपका जो शेयर, नंबर ऑफ शेयर है वो कितना होगा सर? ना शेयर आएगा सर आपका, कितना शेयर है बच्चों? ये देखो बोल रहा है कि 5000 आपकी शेयर है, यानी आपकी 9450 डिवाइड बाई 5000। तो जो अब आपकी ईपीएस आएगी वो आपका आएगा सर 1.89। ये आपका रीस्टेट हुआ है सर। आगे क्या बोल रहा है? इन 3-4 ओपनिंग रिटेन अर्निंग वाज 20,000। ओके ओके,
20,000 थी, ठीक है। एंड क्लोजिंग रिटेन अर्निंग वाज 34,000, यानी ये 14,000 रुपए जोड़ दे रहा है, तो 34,000 हो रहा है। चेरी लिमिटेड इनकम टैक्स 30% फॉर 4, 5 एंड 3, 4। इट हैड नो अदर इनकम एक्सपेंस। चेरी लिमिटेड हैड 50,000, दैट इज 500 शेयर ऑफ 10 each शेयर कैपिटल थ्रू आउट, नो अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी एक्सेप्ट फॉर रिटेन अर्निंग, ठीक है। सो हाउ द above will be treated accounted in Cherry Limited statement of P&L and statement of changes in equity in notes wherever required for current period and earlier period as per relevant India। तो देखो बच्चों, आपका जो है पहले जो है ओरिजिनल, अगर आप मैं देखूं, ओरिजिनल रिटेन अर्निंग क्या थी? ओरिजिनल रिटेन अर्निंग आपकी सर, रिटेन अर्निंग आपकी जो है ओपनिंग 20,000 थी, इसमें जो है आपने 14,000 जोड़ा, तो सर आपका ये 34,000 हो गया। और सर 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 जो ओरिजिनल यहाँ पे मैं करूँ अगर, ठीक है, रिटेन अर्निंग, सर ओपनिंग थी आपकी 20,000, सर आपका 3, 4 का आपका प्रॉफिट आया सर 14,000, तो सर ये आपका हो गया 34,000। सर आपका 4, 5 का भी प्रॉफिट आया होगा सर, बिल्कुल आया होगा सर। सर 4, 5 का प्रॉफिट कितना आया होगा सर? सर आपका सेल दिया हुआ है 1,04,000। अगर मैं बोलूँ कि अगर आपका प्रॉफिट जो, अगर आपको निकालना है फॉर 4, 5, तो आप कैसे निकालोगे सर? आप सेल ले लो। सेल कितना दिया है सर? 1,04,000। सर आपका जो है, सर माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सर ये कैसे निकलेगा सर? 86,500 में से आप सर 6,500 माइनस कर लेंगे, क्योंकि सर वो उसमें अननेसेसरी जुड़ा हुआ है सर। 80,000 हो जाएगा सर ये। तो सर ये आपका हो गया 24,000। फिर इसके बाद क्या है बच्चों? कोई खर्च वर्च है? इनकम टैक्स सर 30%। 30%, सर 24,000 मल्टीप्लाई बाई 30%, सर 7,200। तो सर ये आपको हो जाएगा सर 16,800। ये आपका सर एक्चुअल है सर, मतलब ये आपका रीस्टेट करने के बाद है, रीस्टेट। और अगर ओरिजिनल देखा जाए, ओरिजिनल कितना था सर? सर 1,04,000। सर आपका 86,500। तो सर आपका ये 17,500 आ रहा था सर, और आपका टैक्स जो था वो 5,250 था सर, और ये आपका 12,250 था सर। तो सर आपका, सर 4, 5 में यहाँ जो है वो आपका 12,250 और ऐड होता, तो ये आपका कितना हो जाता सर? सर 46,250 हो जाता सर। लेकिन अगर मैं रीस्टेट बात करूं कि रीस्टेट करने पे आपका क्या हो रहा है सर? ये 20,000 ही रह रहा है सर। और सर आपको 14,000 नहीं जोड़ना है, आपको कितना जोड़ना है सर? सर सर आपको कितना जोड़ना है? देखो मैंने निकाला है 9450 जोड़ना है सर, 9450। तो सर ये 29,450 आ गया। और सर ये कितना होगा सर? सर ये 16,800 सर, 29,450 प्लस 16,800, सर 46,250 सर। कुछ गलत किया क्या मैंने? 46,250, हाँ 46,250। अच्छा दोनों सेम ही आ रहा है ना? हम्म, वो तो वही आएगा क्योंकि वो सेम ही है ना। रीस्टेट करने के बाद 9450 ये ऐड किया हमने, फिर आपका 16,800 ऐड किया है, सही है बच्चों। और शेयर कैपिटल तो सब जगह सेम ही रहेगा, शेयर कैपिटल से कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि वो 50,000 ही रहेंगे। शेयर कैपिटल से कोई मतलब है नहीं सर, ठीक है। बस ईपीएस आपका चेंज हो सकता है सर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का। सर आपका 3, 4 में ईपीएस कितना हो जाएगा सर? सर पहले 14,000 था, फिर आपका 9450 हो गया। तो सर अगर यहाँ 5,000 से डिवाइड करो, अगर मैं 3, 4 की बात करूँ और मैं 4, 5 की बात करूँ, तो सर यहाँ कितना हो जाएगा सर? यहाँ सर आपको हो जाएगा, सर आपको हो जाएगा 2.8, है ना? हम्म
3 4 में। सर यहाँ कितना हो जाएगा सर, 5000 से अगर आप डिवाइड करो तो 9450 डिवाइड बाई 5000, तो सर आपका हो जाएगा यहाँ पे 1.89। सही है सर, ये आपका जो है कम हो जाएगा, यानी आपका जो ईपीएस है एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, ये दोनों आपको पढ़ाऊंगा, ये आपका कम हो जाएगा। कितने से सर, 2.8 माइनस 1.89, यानी आपका जो 0.91 से 0.91 से आपका ईपीएस कम हो जाएगा सर। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और सर और क्या हो रहा है सर, सर यहाँ पे टैक्स सर 5250 है और 7200 हो गया, तो सर कितना आपका इंक्रीमेंट हुआ है सर टैक्स में, सर 7200 माइनस 5250, सर टैक्स में आपका 1950 से आपका जो टैक्स का प्रोविजन वो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा सर 1950 से। सर देखो ये क्या हो गया अभी, सॉरी। हाँ ठीक है, वो इनकम टैक्स एक्सपेंस को कह रहे हैं, हम लोग डिफर टैक्स प्रोविजन को कह रहे हैं सर। ठीक है, और क्या हो रहा है सर, सर हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी क्या होगा सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी हमारा बढ़ रहा है सर, सॉरी रीस्टेट यानी कम हो रहा है सर, 6500 से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा जो है क्या हो रहा है सर, आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिक्रीज हो रहा है सर। सर 4 5 में हम बता रहे हैं कि 3 4 में बता रहे हैं सर, देखो ये लग रहा है ना थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है लिखने विखने में, तो इसीलिए ऐसा कुछ हुआ है। तो बाकी आपको समझ में तो आया ना बच्चों कि क्या क्या चीजें हुई हैं और कैसे कैसे हुई हैं। बस यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे देखना है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में प्लस करना है या माइनस करना है, सेम कहानी उसकी ही है। बस अगर वो समझ में आ गया तो बाकी आप सब कर लोगे। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है बच्चों तो आपको बताओ, ठीक है। देखो क्या लिखा है, some product that had been sold in 3 4 were incorrectly included in inventory at 2004 at 6500. The financial statement of 3 4 have been restatement to correct this error. The effect of restatement on those financial statements summarized below. There is no effect on a balance sheet as at the beginning of the preceding period 1 अप्रैल 2003। सर उससे पहले की गलती नहीं है तो उस पर प्रभावित भी नहीं करेगी सर, सिंपल है सर। ये थोड़ा चार्ट लग रहा है ऊपर नीचे हुआ है इसीलिए ऐसा हो रहा है। देखो ये ना ऊपर नीचे हो गया है। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना ये था, फिर इसके बाद ये हो गया। चलो कोई बात नहीं। अब आ जाओ 11th क्वेश्चन, अपना लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। वो उसको मैं ठीक करा के आपको बता दूंगा बच्चों, ठीक है। चलो आज का अपना लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं उसको भी अच्छे से। देखो क्या लिखा है, लास्ट क्वेश्चन है ये आज, अपना इंडियाज 8 भी खत्म हो रहा है। तो सर आ जाओ, इन 3 4 after the entities 31st March 2003 annual financial statement were approved for issue, a latent defect in the composition of a new product manufactured by the entity was discovered। अच्छा, मतलब 3 को बंद करने के बाद 3 4 में, मतलब 2 3 के बाद 3 4 में आपको एक नया प्रोडक्ट जो आपने मैन्युफैक्चर किया था उसके बारे में कोई डिफेक्ट पता चला। That is a defect that could not be discovered by a reasonable and customary inspection। मतलब सर ये अगर आप इंस्पेक्शन नहीं कराते तो आपको पता ही नहीं चलता, सॉरी सर, क्या ये आपका गलती है सर, सर आपको ये पता ही नहीं चलता तो सर ये कैसे गलती हो सकती है सर, सर न तो ये एरर है न तो ये ओमिशन है सर, ये क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी है, नहीं सर, सर ये कोई डिसीजन, ये कोई आपका मेथड नहीं है सर, सर इट इज जस्ट एन एस्टिमेट्स होगा।
क्योंकि सर आपका डिफेक्ट हो रहा है। आगे पढ़ो, देखो क्या लिखा है। एज ए रिजल्ट ऑफ द लेटेंट डिफेक्ट द एंटिटी इनकर 1 लाख ऑफ अनएंटिसिपेटेड कॉस्ट फॉर फुलफिलिंग इट्स वारंटी ऑब्लिगेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल मेड बिफोर 31 मार्च 2003। 2003 तक जितने भी इसने सेल किए हैं उसके संबंध में इसको 1 लाख रुपए खर्च करने पड़े। 1 लाख रुपए सर, 1 लाख रुपए खर्च करने पड़े वारंटी ऑब्लिगेशन में सर। सर किस लिए सर? वारंटी ऑब्लिगेशन में इनको सर 1 लाख रुपए खर्च करने पड़े। इसका मतलब अगर ये चीज हमको पहले पता होती तो हम 1 लाख का प्रोविजन बनाए होते। वारंटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोविजन। ठीक है सर, मतलब हमारा 2003 का प्रोविजन 1 लाख से कम बना है सर। ठीक है सर। An additional 20,000 was incurred to rectify the latent defect in the product sold during the year 3-4। 3-4 में जो प्रोडक्ट सोल्ड हुए हैं, ठीक है, क्या लिखा है कि एडिशनल 20 was incurred to rectify the latent defect in product sold during 3-4, मतलब 3-4 में जो प्रोडक्ट बिफोर द डिटेक्ट वाज डिटेक्टेड एंड द प्रोडक्शन प्रोसेस रेक्टिफाइड। मतलब वो बोल रहा है कि 3-4 में जो प्रोडक्ट सेल होते हैं उसमें 20,000 का हमारा खर्च हुआ है। तो यानी एक्स्ट्रा खर्च हुआ है तो सर वो तो करेंट ईयर की बात है, वो तो सर पीएनएल में ही जाएगा। सर 5,000 ऑफ विच रिलेट्स टू आइटम ऑफ इन्वेंट्री, 5,000 of which relate to item of inventory as at 31st March 2003। उसमें से बोल रहा है कि सर 5,000 का जो स्टॉक है वो आपका 31 मार्च 2003 का है। सर 20,000 जो खर्च हुआ है वो बोल रहा है कि रेक्टिफाई करने के लिए है जो आपका ड्यूरिंग द ईयर 3-4 में होता। तो सर ये तो आपका सेम ईयर में जाएगा सर। फिर अब क्या बोल रहा है कि 5,000 ऑफ विच रिलेट्स टू आइटम ऑफ इन्वेंट्री एज ए 31 मार्च 2002। यानी कि 2003 का वो बोल रहा है कि 5,000 रुपए खर्च होता। ठीक है, 2003 से रिलेट करता है वो। द डिफेक्टिव इन्वेंट्री वाज रिपोर्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000 इन 2-3। वो बोल रहा है कि 2-3 में डिफेक्टिव स्टॉक आपने कितने से दिखाया है? 15,000 से दिखाया है। The financial statement when its selling price less cost to complete and the sale was estimated at 18,000। मतलब जो है सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू कंप्लीट एंड द सेल वाज एस्टिमेटेड एट 18,000। मतलब जो है 18,000 रुपए का सेल प्राइस था। ठीक है, यानी सेलिंग वैल्यू आपको दिया हुआ है। द अकाउंटिंग एस्टिमेट मेड इन प्रिपरेशन प्रिपेयरिंग द 31 मार्च 2003 फाइनेंशियल एस्टिमेट वर अप्रोप्रिएटली मेड यूजिंग ऑल रिलायबल इंफॉर्मेशन दैट एंटिटी कुड reasonably expected to have been obtained and taken into account in the preparation and presentation of those financial statement analyze the above situation in according with the relevant details। देखो बच्चों, यहाँ आपको ये बोल रहा है कि आपकी जो स्टॉक है सर, आप जो है 3-4 में हो, आपको पता चला है आपका जो करंट ईयर है वो आपका 3-4 है, आपका जो प्रीवियस ईयर है वो आपका जो है 2-3 है। अब आपको पता चल रहा है यहाँ पे आपकी कोई स्टॉक है। ठीक है, अभी ये जो 20,000 है ये तो पीनल में ही जाएगा। और जो ये बोल रहा है कि आपका जो जो आपका ये 15,000 का स्टॉक था 2-3 का, 15,000 का जो स्टॉक था आपका 2-3 का, ठीक है, वो आपका जो है आपका जो है कितने पे वैल्यू हुआ है सर? 15,000 पे। 15,000 उसकी कॉस्ट है और जो है सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू कंप्लीट जो खर्चा था वो आपका 18,000 था। तो आपने कितने पे वैल्यू किया होगा? 15,000 और 18,000 विच एवर इज लोअर पे वैल्यू किया होगा, यानी 15,000 पे किया होगा सर, क्योंकि यही आपकी लोअर है। लेकिन आपको ये पता चला ये 3-4 में ये एडिशनल 20,000 वाज जो इनकर हुआ, जो प्रोडक्ट आपका सोल्ड हुआ है 3-4 में। ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि 5,000 जो खर्च हुआ था वो आपका 2003 के इन्वेंट्री से मतलब 20,000 में से 5,000 जो है पिछले साल का है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपने क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल की दिखाई है, क्लोजिंग स्टॉक जो पिछले साल आपने 2-3 में जो आपने क्लोजिंग स्टॉक दिखाई है, आपने जो कंपैरिजन किया है 15,000 और 18,000 से, ये आपका गलत है। क्यों सर? ऐसा इसलिए बच्चों कि जो 5,000 वो बोल रहा है कि खर्च किया है, उस स्टॉक को उसके ठीक करने में आपने 5,000 खर्च किया हुआ था। यानी कॉस्ट टू मतलब जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन में 5,000 खर्च और ये माइनस होना चाहिए था, यानी ये वैल्यू होती 13,000। अब आप 15,000 को 13,000 से वैल्यू करते तो 13,000 पे वैल्यू करते और 2,000 का वैल्यूएशन लॉस बुक करते सर। सर क्या बात कर रहे हैं आप सर? कैसे ये हो सकता है? बच्चों देखो,
देखो देखो देखो, यहाँ बोल रहा है, यहाँ क्या बोला, आ जाओ, देखो देखो देखो, ये क्या बोल रहा है सर, ये बोला यहाँ पे an additional 20,000 was incurred to rectify the latent defect in the product sold during the year 3-4। मतलब जो प्रोडक्ट सेल हुआ है 3-4 में, उसके लिए हमें 20,000 खर्च करना पड़ा बिफोर द डिटेक्ट वाज डिटेक्टेड एंड द प्रोडक्शन प्रोसेस रेक्टिफाइड। मतलब गलती होने से पहले ही हमने ठीक कर दिया, तो एडिशनल कॉस्ट खर्च कर दिया। 5,000 ऑफ विच रिलेट टू आइटम ऑफ इन्वेंट्री 31 मार्च 2003। मतलब जो 5,000, अभी देखो स्टॉक तो था ही, WIP भी तो हो सकता है जो आपका ओपनिंग पड़ा हुआ था, मतलब उसमें से 5,000 आपका पिछले पिछले 2003 के स्टॉक का था जो खर्च करना पड़ा। तो सर आप WIP का वैल्यूएशन कैसे करते हो सर? WIP का वैल्यूएशन हमने अभी पढ़ा है सर। सर हम लोग मार्केट प्राइस लेते हैं, माइनस सेलिंग एक्सपेंस करते हैं, माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन को माइनस कर देते हैं। तो आप एक बात बताओ, 5,000 और भी तो खर्च हो रहा है आपको गुड्स रेडी करने में, ये भी तो 5,000 खर्च हुआ है। तो जो ये आपका ये निकाला है, ये आपका जो देखो निकाला, ये क्या बोल रहा था सर? ये बोल रहा था ना सर, ये आपका क्या बोला था देखो, कि बोल रहा था कि द डिफेक्टिव इन्वेंट्री वाज रिपोर्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 15,000 इन टू थ्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन इट्स सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू कंप्लीट एंड सेल वाज एस्टिमेटेड एट 18,000। मतलब जो उसकी सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू कंप्लीट एंड सेल, मतलब सेलिंग एक्सपेंस और कॉस्ट टू कंप्लीशन पूरा माइनस करने के बाद 18,000 आ रहा था। यानी बच्चों कि 18,000 जो ये ले रहा था उसमें ये 5,000 कंसीडर तो नहीं किया होगा, क्योंकि वो 5,000 तो 3-4 में ना खर्च हुआ है, तो 2-3 में कहाँ से पता होता? तो 5,000 ये भी माइनस होगा सर। तो 5,000 अगर सर ये भी माइनस होगा तो एनआरवी उसकी कितनी आती सर? 13,000, कॉस्ट है 15,000, तो सर 2,000 का वैल्यूएशन लॉस। यानी उस साल की आपकी इन्वेंट्री जो है 2,000 से आपकी जो इन्वेंट्री है, क्या मैं कह सकता हूँ कि एक्सेस दिख रही है? 2,000 से आपकी प्रॉफिट भी ज्यादा दिख रही है सर, कह सकता हूं मैं? यस सर, बिल्कुल कह सकता हूँ। आपका अगर इसमें टैक्स रेट दिया हुआ है क्या? नहीं, टैक्स रेट इग्नोर टैक्स, तो अगर नहीं दिया तो इग्नोर करो। तो 2,000 से प्रॉफिट ज़्यादा दिख रही है सर, 2,000 से आपका टैक्स ज़्यादा दिख रहा है। इसको आपको ठीक करना चाहिए। और सर दूसरा, दूसरा आपका क्या होगा सर? दूसरा 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 आपका 1 लाख का उस साल का वारंटी प्रोविजन भी कम है सर। और ये सर जो भी हम बात कर रहे हैं, ये आपका 2-3 का बात कर रहे हैं सर। सर 1 लाख का आपका जो प्रोविजन जो है, वो क्या मैं कह सकता हूँ वो कम बना है सर? सर बिल्कुल कह सकते हैं। सर 15,000 रुपया, 15,000 रुपया, ये कौन सा 15,000? 20,000 माइनस 5,000, क्योंकि ये 5,000 प्रीवियस ईयर का स्टॉक है सर। तो सर ये 15,000 कहाँ जाएगा? ये सर 3-4 में आपका एक्सपेंस की तरह दिखेगा सर, P&L में। समझ में आया बच्चों? चलो अच्छी बात है। तो देखो क्या लिखा है, ऊपर प्रोविजन लिखे, अब देखो क्या लिखा है। द डिटेक्ट वाज नाइदर नोन नॉर रिजनेबली पॉसिबल टू डिटेक्ट एट 31 मार्च 2023। पिछले साल पता नहीं चल पाता ऑन और बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर अप्रूव फॉर इशू। सो अंडर स्टेटमेंट ऑफ वारंटी प्रोविजन 1 लाख एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री इन द ईयर 2003 फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट प्रायर पीरियड एरर। सर ये जो प्रायर पीरियड एरर नहीं है, द इफेक्ट ऑफ लेटेंट डिफेक्ट दैट रिलेट टू एंटिटी फाइनेंशियल पोजीशन 31 मार्च 2023 आर चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। सर इट इज जस्ट एन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये जो भी सर 2-3 की बात हो रही है, ये आपका करेक्ट कब होगा? ये आपका चेंज होगा सर करेंट ईयर, डेट इज 3-4 में, क्योंकि सर ये जस्ट एन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है। सर एस्टिमेट्स का चेंजेस कभी भी हम लोग सर रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं करते सर, प्रोस्पेक्टिवली करते हैं। मतलब करेंट ईयर में देखेंगे और फ्यूचर ईयर में देखेंगे सर। सर क्या लिखा है? In the financial year for 3, the entity made a warranty provision and inventory valuation using all available information the entity could reasonably be expected to have obtained and had taken into account the same in preparation and presentation of those financial statement। वो बोल रहा है कि वो उसने क्या किया होगा, श्योर शॉर्ट ही उसने बेस्ट इंफॉर्मेशन लिया होगा, जिसके बेसिस पे उसने वारंटी प्रोविजन वोविजन सब रिकॉर्ड किया है। कंसिक्वेंटली द एडिशनल कॉस्ट आर एक्सपेंस इन कैलकुलेटिंग P&L अकाउंट फॉर 3-4। तो वो 3-4 में जो एडिशनल कॉस्ट 15,000 रुपया हुआ है रेक्टिफाई करने में, वो खर्च होगा। Inventory measure at lower cost 15,000 और fair value less cost to sell that is 18,000 originally estimated 5,000 to rectify, तो सर 13,000। तो सर आपका पूरा ये इंडेक्स कंप्लीट हो गया सर।
सर हम लोग के कौन कौन से इंडियाज हो गए सर, मैं बता नहीं सकता सर। आपका आपका सर 40 हो गया सर, आपका 41 हो गया सर, आपका 23 हो गया सर, आपका आपका सर आपका और कौन सा हुआ है, आपका सर 2 हो गया सर, आपका 10 हो गया सर, आपका 8 हो गया सर। अब हम लोग 37 पढ़ेंगे। 37 को पढ़ने के बाद हम लोग ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7 और एक इंडियस की अप्लीकेबिलिटी 8, ये पूरा आठों कॉन्सेप्ट हम लोग 3 घंटा पूरा इसको रिवाइज करेंगे सर। देखो बच्चों, मैंने जो भी लेटेस्ट एकदम क्वेश्चन है 2024 के, जो इंस्टीट्यूट ने नए नए लॉन्च किए, वो सब मैंने डाला हुआ है। तो आप बार बार इन क्वेश्चन को रिवाइज करो, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आएगा। और बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, पूरा एफआर आपके हाथ में होगा और बहुत मजा आएगा पढ़ने में यार। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।